नर्मदे हर जुनून में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने एक ऐसे शख्स को लाई हूँ। एक्चुअली मैं ये नहीं कहूँगी कि शख्स को लाई हूँ, मैं उनकी आवाज को आपके सामने पेश करूंगी। और इनका नाम है हेमंत खरे जी। ये भोपाल से बिलोंग करते हैं और ये फिलहाल मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी में कार्यरत है। ये जब परिक्रमा में निकले थे तो ये अकेले नहीं निकले थे, ये अपने साथ अपनी साइकिल यात्रा पर निकले थे। इन्होंने जब अपनी पूरी संपूर्ण परिक्रमा साइकिल से की तो इतने कम दिनों में की और एक रिकॉर्ड कायम किया जो कि सिर्फ 23 दिनों में इन्होंने अपनी परिक्रमा पूर्ण की। और उनकी इस उपलब्धि को भारतीय डाक विभाग ने बहुत सराहनीय योगदान दिया और इसके साथ उन्होंने उनकी फोटो के साथ 5 रुपए का टिकट भी जारी किया है। ये हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणा वाली बात है। और वो भी किस दिन किया? जिस दिन वर्ल्ड अर्थ डे था। तो मुझे इतना, मैं आज अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि वो उनको आपके समक्ष पेश कर सकूं। आपसे एक गुजारिश है कि मैं ये जो वीडियो आपके सामने लाई हूँ, ये जो ऑडियो आपके सामने पेश करने वाली हूँ, ये उस समय का वीडियो है जब वो जस्ट अपनी परिक्रमा करके लौटे थे। तो वो जो जोश, अटूट श्रद्धा, विश्वास और उनका जो समर्पण भाव था, वो इसमें पूरा निचोड़ है। मैं आपसे एक प्रॉमिस करती हूँ कि ये ऑडियो के बाद जल्द ही मैं उनका एक वीडियो भी आपके साथ साझा करूंगी ताकि उनके वो अनुभव हम उनके ही मुंह से सुन सकें। तो चलिए आज वो ऑडियो सुनते हैं और उनकी जो जर्नी है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। नर्मदे हर। आज दिनांक 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि। हमारे एक घनिष्ठ रिश्तेदार और मित्र जो हैं वो नर्मदा यात्रा से अभी लौटे हैं और बस उनके पास कहने के लिए तो 4-5 घंटे से कम का मटेरियल नहीं है निश्चित ही, लेकिन फिर भी उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। तो बात तो यहाँ से शुरू होती है कि क्या आपको स्वप्न दर्शन हुए या वो प्रेरणा शुरुआत कौन रही आपकी? नमस्कार, मैं हेमंत खरे बोल रहा हूँ। वर्तमान में भोपाल में एमपीयूडीसी में पदस्थ हूँ और चूँकि रहने वाला मैं मंडला मध्य प्रदेश का हूँ, तो मंडला में माँ नर्मदा जी का साक्षात स्वरूप है। और मंडला की एक ऐसी विशेषता आप लोग को बताना चाहूँगा कि जहाँ पूरी दुनिया में माँ नर्मदा ही एक है ऐसी जिनकी परिक्रमा की जाती है। और मंडला शहर ऐसा है कि 3 तरफ से मंडला को नर्मदा जी घेरे हुए हैं और इतनी पुण्य धरती पे रहने के कारण वहाँ पे लगातार, जब से हमने होश संभाला, लगातार नर्मदा परिक्रमा वासियों को देखते रहे हैं। और मंडला में भी नर्मदा परिक्रमा वासियों को लेकर बहुत ही श्रद्धा भक्ति है। फिर मेरे मम्मी पापा जब रिटायर हुए तो मेरे आई पापा दोनों ने भी नर्मदा परिक्रमा की थी। तो बचपन से मन के अंदर में ये एक बात थी कि भी नर्मदा परिक्रमा करना ही है। और मतलब मंडला या फिर मंडला नर्मदा नदी के तट पर जितने भी रहने वाले लोग हैं, हर व्यक्ति के मन में ऑटोमेटिक ही है कि भी नर्मदा परिक्रमा करना है। और हर नर्मदा जी के तट पर रहने वाले हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं प्रारब्ध है जो उसको नर्मदा तट पे रहने का मौका मिला हुआ है। जी, ये बात जोरदार। तो बस वहीं से प्रेरणा थी और संयोग बस अलग जगह नौकरी करते हुए मुझे यहाँ पे भोपाल में नौकरी करने का मौका मिला। फिर यहाँ पर मैं आया तो मैं यहाँ के जो साइकिल ग्रुप है उससे जुड़ गया। तो यहाँ पर हम लोग पिछले 6 महीने से मैं जुड़ा हुआ हूँ। 15 अगस्त को मैंने पहली राइड की थी। तो उसके बाद फिर हम रोज ही साइकिल चलाते थे ग्रुप में। तो यहाँ पे ग्रुप में तो बहुत एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड होल्डर लोग हैं, 200, 400, 500 किलोमीटर चला चुके हैं साइकिल। और अलग अलग जगह यात्राओं पे भी जाते रहते, कभी उज्जैन जाते हैं। और 100 किलोमीटर का उनको अगर टूर करना है तो सीहोर में सहज ही जाते हैं गणेश मंदिर में। तो मैंने भी 100 किलोमीटर गणेश मंदिर की, 150 किलोमीटर। फिर उसके बाद की पूर्व तैयारी। हाँ, तो 150 किलोमीटर मैंने प्रारब्ध के कारण नर्मदा किनारे ही जाके उनका वास्तव्य होता है। ऐसे लोगों में से क्या सबको नर्मदा परिक्रमा? नहीं, वो नर्मदा परिक्रमा तो उसके बाद भी कुछ विशेष? जी हाँ, वो फिल्टर कुछ लगा हुआ है। हाँ, बस फिल्टर लगा हुआ। तो वही बता रहा था कि जब मैं 100 किलोमीटर की यहाँ की, फिर 150 किलोमीटर कलेक्टर साहब हरदा ने हमको बुलाया, हमें पूरे ग्रुप को वहाँ गए। फिर उसी बीच में हमारे जो एक साइकिलिस्ट है जो भोपाल के तैयारी आप केवल नर्मदा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो अपना नॉर्मल रूटीन वे में कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि वो इन सब चीज की तैयारी हो रही है। रिजल्ट तो बाद में खुल के आया। जो हमारे मित्र थे जिनके साथ मैंने साइकिल परिक्रमा की, वो एक दिन मिले और उन्होंने कहा यार मैं नर्मदा परिक्रमा का विचार कर रहा हूँ कि मैं नर्मदा परिक्रमा करूंगा। तो जिस दिन वो मुझे मिले उसी दिन मैंने कहा कि आप जब भी करेंगे मैं भी चलूंगा आपके साथ। उस बात को भी आए गए 2-3 महीने हो गए। फिर 2-3 महीना फिर एक आध बार और उनसे मुलाकात हुई। तो बोले अपना बन रहा है बिल्कुल प्लान। तो उन्होंने कहा कि अपन ना 2 बार कर लेंगे, 15 दिन एक
शॉर्ट में करेंगे, फिर रेस्ट वाली 15 दिन में करेंगे। तो मैंने कहा नहीं साहब, मैं तो नौकरी पेशा आदमी हूँ, मेरे को तो एक ही बार बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलेगी। अब वो भी मिलेगी या नहीं मिलेगी मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरे मन में बहुत इच्छा है और अपन करेंगे तो एक ही शॉट में करेंगे। तो बस फिर 2-4 बार और उनसे मुलाकात हुई, फिर धीरे धीरे 1 फरवरी की डेट फिक्स हो गई। और बस फिर ऑफिस में ही मैंने कहा, तो मेरे ऑफिस में किसी भी अधिकारी के मुँह से ना नहीं निकला। सब ने कहा करना तो है, अब वो रास्ता जो भी होंगे ढूंढने के, अभी तो तुम करके आ जाओ। तो इतनी सहमति मुझे मेरे ENC साहब से मिली, हमारे नगरीय प्रशासन के ENC साहब से मिली। उसी बीच में 26 जनवरी को हमारे जो कमिश्नर साहब से उनका ट्रांसफर हो गया, फिर नए कमिश्नर सर तक भी बात पहुंची, नए कमिश्नर सर ने भी ना नहीं कहा। तो कुल मिला के सब तरफ से हाँ होती गई। इतना ऑफिस वाली हो गई, इतना मान नम्रता जी। जी जी, घर पे कहीं विरोध नहीं? घर में तो सब लोग को पता था, सब नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा जी के भक्ति हैं हम लोग सब। मतलब मेरे तो जब तक मंडला में रहता था ऐसा कोई दिन नहीं बीतता था कि मैं नर्मदा जी के दर्शन ना करूं। और मैं उस समय वहाँ था तो प्रैक्टिस करता था, तो हमारा कोर्ट ही नर्मदा जी के तट पे है। अब मेरे यहाँ श्रीमती जी, वो स्थान देखा है मंडला का? जी जी, वो एक गवर्नमेंट का सेंटर है जहाँ हस्तशिल्प का या कुछ टाइप का जी हाँ जी हाँ, वहां से मैंने देखा था। बिल्कुल कला दीर्घा बनी हुई है, रफ्ता नाम की जगह है। देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और अब मेरे श्रीमती मंडला में जॉब करती, तो उसका जॉब नर्मदा जी के उस पार है, तब रोज उसके दर्शन होते, वो ऑफिस जाते समय भी दर्शन करती है और आते समय भी दर्शन करती है। तो ऐसा नर्मदा जी तो मतलब मेरी इष्ट माता है, इष्ट देव है मेरी। और मतलब मुझे हर बात जब मेरा मंडला से बाहर नौकरी लगी, अलग अलग जगह घूमा मैं 10-12 साल, तो मेरे मन में एक हमेशा पीड़ा रहती थी कि माता जी मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे को दूर कर दिया। लेकिन उसका ये परिणाम इतना अच्छा निकला कि मुझको जल्दी से परिक्रमा करने का सौभाग्य मिल गया। नहीं, जो किया है आपने उसकी भावाभिव्यक्ति होना बरबस तो वाकई में बहुत ही स्वाभाविक है। और फिर आपने वो जो पूर्वाभ्यास किया, तो पहले कुछ यहाँ तक साइकिल चलाना, फिर नहीं ऐसा कुछ पूर्वाभ्यास नहीं था। वो तो साइकिल में अपने मजे के लिए चला रहा था। और साइकिल चूंकि हमारे बचपन में तो साइकिल हुआ करती थी सब पर। इवन मैं आपको बताऊं, मेरी जहाँ पोस्टिंग रही, चाहे बालाघाट में रही, चाहे गुना में रही, चाहे छतरपुर में, मैं सब जगह अपनी जो देसी साइकिल होती थी वो लेके जाता था और शौकिया तौर पे 2-4-5 किलोमीटर चला तो साधन जो है उसका कोई हाँ नहीं। फिर यहाँ आया तब मेरे को मतलब अच्छे से बाइसिकलिंग की जो अच्छा प्रोफेशनल ग्रुप है उससे जुड़ा, और मैं अपने एंजॉय के लिए साइकिल चला रहा था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि इस वजह से मेरी ये सब तैयारी हो रही है। मैं सही बताऊं, मैं अब जाके जब पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सारी तैयारी मेरी नर्मदा परिक्रमा की वजह से ऑटोमेटिक माता जी करवा रही थी। वही शक्ति आपको चला जी जी जी, बिल्कुल। तो इसमें कुछ खास शूज, खास ड्रेस, खास तैयारी, खास बैग, ऐसा कुछ रहता है क्या? हाँ, एक्चुअली साइकिलिस्ट लोग तो करते हैं, वो साइकिलिंग के कपड़े भी थोड़े जर्सी वगैरह अलग तरह की आती है। लेकिन मैंने तो नर्मदा परिक्रमा करने का जो एक सफ़ेद ड्रेस वाला जो है वहाँ पे सफ़ेद कपड़े ही पहन के करना है, तो मैंने साइकिलिंग वाले कपड़े नहीं पहने। मैं अपने सफ़ेद कपड़े पहन के ही मैंने पूरी परिक्रमा की। और परिक्रमा में जो एक नर्मदा जी का जल रखते हैं शीशी में, उसको जल परिवर्तन करते हर तक पे वो रखा, और एक दंड होता है वो दंड रखा। और एक फिर से बताइए, समझ नहीं पाया क्या जी? एक शीशी में क्या? एक्चुअली जहाँ से हम परिक्रमा चालू करते हैं, तो परिक्रमा किसी भी संगम स्थल से चालू की जाती है, जहाँ पे नर्मदा जी का किसी दूसरी नदी में संगम हो, वहाँ से परिक्रमा चालू करते हैं और फिर पूरी परिक्रमा करके उसी तट पे आके परिक्रमा समाप्त होती है, मतलब पूरा कंप्लीट राउंड होता है। तो ऐसा होता है। तो उस दौरान सफ़ेद वस्त्र पहनना होते हैं, और जहाँ तक संभव हो सदाव्रत धर्म का पालन करते हैं। मतलब आश्रमों में और धर्मशालाओं में और मंदिरों में जो भोजन मिलता है वही भोजन करेंगे, या फिर अपन खरीद के कम से कम कोशिश करें खरीद के ना खाए, भिक्षा लेके और उसको फिर पका के खाएं। इसको अपन मराठी में माधुकरी बोलते हैं। तो इस तरह का, हाँ, 5 घरों से। तो मुझे परिक्रमा के जब मेरा लगभग तय हो गया तो उस समय अलग अलग लोगों से मिला। तो एक अपने गोडबोले जी हैं, संतोष गोडबोले जी, जो अपने वर्तमान मराठी साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष भी हैं। तो वो जबलपुर के रहने वाले हैं, तो बहुत जुड़े हुए नर्मदा परिक्रमा से। तो वो भी लगातार सेवा करते रहते हुए एक आश्रम भी चलाते हैं ग्वारी घाट में। तो उनसे मिलने गया तो वो भी बहुत खुश हुए, उनने मुझे बहुत सारी जानकारी दी। और जब मैं मिलने गया सवेरे सवेरे एक दिन पहले, जिस दिन से नवरात्र का आरंभ हो रहा था, गुप्त नवरात्र का, तो उनने मुझे एक शंकर जी, छोटे से शंकर जी की पिंडी दी, शिवलिंग दिया कि भाई तुम इसको भी साथ में ले जाओ, तो जहाँ जहाँ आप स्नान करोगे उनको भी अपने साथ स्नान करवाना। तो एक शंकर जी की पिंडी मुझे परिक्रमा के जस्ट एक दिन मिली। फिर उन्होंने बताया कि दंड का बड़ा महत्व होता है, कि एक दंड होना चाहिए आपके साथ। जानकारी आपको नहीं थी? हाँ, ये जानकारी मुझे नहीं थी। तो फिर मैंने ये एक दंड भी फिर परिक्रमा के दौरान पूरे समय अपने साथ में रखा। तो ये एक दंड जो रहता है, ये एक संकेत है कि आपको कोई अगर परेशानी नहीं आएगी आपके सामने, और आएगी तो आपके पास एक अस्त्र रहेगा।
तो और बीच में भी जब मैं कहीं कहीं किसी साधु महात्मा से कहता था महाराज जी मेरी पूरी परिक्रमा अच्छे से निर्विघ्न हो जाए, तो किसी एक संत ने मुझे कहा आपके पास दंड है ना, वो दंड आपकी परिक्रमा पूरी करवाएगा। तो इस दंड का ये महत्व होता है। और परिक्रमा जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ से एक शीशी में नर्मदा जी का जल भर लेते हैं, जनेऊ बदल के पूरा संकल्प लेते हैं कि हम परिक्रमा कर रहे हैं, और वहाँ पर से वो शीशी में जल भर लेते हैं। और फिर उसके बाद जिस जिस घाट में आप रुकते हैं रात को, और सवेरे स्नान करते समय फिर वो जल आधा उस घाट में डालते हैं, वहां से फिर आधा जल पूरा भर लेते हैं। जैसे पूरी परिक्रमा में जहाँ जहाँ हम रुकते हैं। ये आपको किसने बताया? ये तो मम्मी पापा ने भी किया अच्छा, हुआ था। अच्छा किया था आपके घर पे इसका अनुभव? जी जी। और ये मतलब सबको एक कॉमन है कि 3 चीज तो कम से कम करना। शास्त्र है क्या? हाँ, मतलब अगर घाट हर घाट में आपने नर्मदा जी को देखा है, हर घाट का पानी आपके साथ है, और वो जल अपने को रोज अपने साथ रखना है। तो उसको मैं पीठ पे कंधे पे बैग लिए हुए था, उसी पे रखता था शंकर जी और नर्मदा जी और ये दंड। और रोज शाम को पूजा करती थी, और रोज सवेरे भी घाट पे जाके वहीं पे नर्मदा जी किनारे रह के पूजा करना है। और मुझे किसी ने कहा कि आप नर्मदा जी में जब परिक्रमा करते उसमें नहाइए मत, आप जहाँ रुक रहे हैं वहाँ नहाइए और वहाँ जाके दर्शन पूजन कीजिए, उसमें पैर मत डालिए, उसमें नहाइए मत, डूबिए मत। तो फिर मैंने भी यही किया। मैं जिस धर्मशाला में आश्रम में रुकता मैं वहीं स्नान करता था, और वहाँ जाके हाथ से ऐसे छींटे लेके शुद्ध करके और फिर वहीं पर नर्मदा जी की जल रख के और सब पूजा करता था। और पूजे में सिर्फ एक धूप बत्ती और कपूर लगा। वो जो नलों में पानी आ रहा है वो भी है नर्मदा का ही? लेकिन हमको नहीं बात पूछ रहा हूँ। जी हाँ जी हाँ, वो तो ऐसा पूरे भोपाल में ऐसा नहीं है ना? नहीं, ट्यूबवेल का ही जो मतलब जहाँ जैसी व्यवस्था आश्रमों में जैसी व्यवस्था। हाँ, आश्रम में जहाँ का भी, चाहे वो नर्मदा जी का आ रहा, मतलब एक्चुअली प्रत्यक्ष रूप से हम ऐसे डूबे ना नर्मदा जी में, ऐसा था। अब आश्रम में भी जहाँ का सप्लाई हो रहा है ट्यूबवेल ही होते हैं आजकल तो जनरली। ये भी आपको वैसे मालूम पड़ा था? यही आपको आश्रमों में ये गोड वाले साहब ने मुझे बताया था। हैंडपंप रहते हैं तो कई जगह हैंडपंप से भी स्नान किए। इसकी ऐसी कोई दिशा निर्देश प्रिंटेड फॉर्म में? जी हाँ, बहुत है। नर्मदा परिक्रमा के ऊपर सैकड़ों लोगों की पुस्तकें निकली हुई जाते समय महाराष्ट्र के काफी लोगों को देखा कि वो नर्मदा परिक्रमा के लिए आते हैं और वहां जाते समय उनके पास कुछ मराठी में पुस्तकें हैं। हाँ, बहुत पुस्तकों को पढ़ा है लोगों ने। उन पुस्तकों में लोगों के बड़े विलक्षण अनुभव जो होता है वो लिखे हुए हैं। जी, उससे प्रेरणा लेके फिर लोग जैसे यात्रा पे चले जाते। बिल्कुल। अभी मतलब मैं परिक्रमा के दौरान मैंने देखा भी कि महाराष्ट्र के भी बहुत ज्यादा लोग हैं। मतलब महाराष्ट्र के पुणे, मुंबई और शिरडी, इस तरफ के बहुत सारे लोग हैं। मतलब जलगांव, पुणे, भुसावल, यहाँ के भी बहुत सारे लोग परिक्रमा कर रहे हैं। गुजरात के भी लोग हैं। वो जब मिलते हैं आपसे, जो कि ये बात कर रहे हैं, इससे लिखते हैं, वो जब मिलते हैं आपसे तो किस किस स्थिति में मिलते हैं? मतलब अलग अलग, आप जो यात्रा कर रहे हैं उसकी अलग अलग स्थितियों में मिलते होंगे। हाँ। और मिलते से सबसे पहले ये क्वेश्चन है, तुमने कहाँ से उठाई, कब से उठाई, कब से कर रहे हो? हम लोग दोनों का एक दूसरे के पीछे यही सवाल जवाब रहता है। और फिर हमारे साथ ऐसा भी हुआ कि हम लोग जब जहाँ रुकते थे तो रुकने मतलब कई ऐसे परिवार थे, हस्बैंड वाइफ थे या कहीं मियाँ बीबी थे, या कहीं पे एक जोड़ा हमको ऐसा मिला जो माँ और बेटे का भी था। तो ऐसे लोग मोटरसाइकिल से थे, कोई लोग ऐसे मतलब समय पे बस पे चढ़ गए, टैक्सी में चढ़ गए, लेकिन रुकते 100-125 किलोमीटर पे थे, और हम लोग भी 100-125 में रुकते थे। तो ऐसे 5-6 लोग हमको मिले जो हम 4-5 दिन हम लोग एक साथ रुके। 100-125 का फार्मूला क्या है? एक्चुअली हम साइकिल चलाते थे तो हमको 100-125 किलोमीटर हमको इजी गोइंग था कि हम चला सकते हैं साइकिल। और हमारा जो पूरा ट्रैक था उसको हमने 23 दिनों में बांटा हुआ था। 100 किलोमीटर पर डे? 125 किलोमीटर। 125, 125, 130, कभी 135 भी। ये मान के चलिए अपनी चलने की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज 15 से 20 किलोमीटर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते थे। तो हम लोग 7-8 घंटे चलते थे। 7 से 8 घंटे का आपका जर्नी हो गया। बीच में 1-8 घंटे का मिलना जुलना बातचीत शुरू करते थे? 6:30, पौने 7 बजे चालू कर। अच्छा, फिर उसके बाद जब 100-125 किलोमीटर हो गए तो वहाँ उसके हिसाब से देखेंगे अब रास्ते में पड़ाव कहाँ डलना है, वो आपका पहले से निर्धारित रहता था कि अब यहाँ रुकेंगे? हम लोग का जो प्लान था वो हमारा पहले से फिक्स था, लेकिन जब हम मौके पे गए तो थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो आपका किस बेसिस पे फिक्स था? आपको किसी ने कहा? हमने तो किलोमीटर से फिक्स किया था, लेकिन जब हम वहां पहुंच जाते थे एक स्थान पे तो अगले स्थान पे वहां पे बहुत सारे लोग मिलते थे कि अरे वहां पे रुकना, अगली वो अच्छी जगह है। फिर बीच में भी क्या होता था, जब पूरे परिक्रमा पथ में हर 10-15 किलोमीटर पे अलग अलग आश्रम बने हुए हैं, धर्मशालाएं बनी हुई है, तो वहां से आवाज आती थी, नर्मदे हर महाराज भोजन कर लीजिए। मतलब जो 11:30 से लेकर 2:30-3:30 बजे तक का समय था, कम से कम वहां से अंदर से आवाज आ जाती थी। हम लोग जाते थे वहां, बढ़िया भोजन करते थे,
आधे घंटा आराम करते थे, मोबाइल चार्ज करते थे। फिर जब धूप आ गई थी तो फिर सुबह से गर्म कपड़े हम पहने रहते थे, वो गर्म कपड़े निकाल के सादे कपड़े पहनते थे। इस तरह से आधे पौन घंटे का रेस्ट करके फिर आगे जाते थे। तो वहाँ हमको पता चल जाता था कि आगे 15 किलोमीटर पे ये आश्रम है, 25 किलोमीटर पे ये जगह है, वो मंदिर है, वो घाट है। तो वहाँ से फिर और चर्चा करके डिसाइड होता है कि हम कहाँ रुकेंगे। हमारा लगभग तय होता था कि हम 125 किलोमीटर पे चलेंगे। तो हमारा 125 भी हुआ, कभी कभी 140 भी हुआ, एक दिन 170 भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है। तो क्या रोड के ऊपर डिपेंड करता है कि रोड अच्छी है तो ज्यादा चला लेते थे, उतार चढ़ाव वाली रोड है तो फिर थोड़ा कम होता था। और दोनों जो साथ में चले थे, जो मैंने सुना है लोग चलते चलते साथ में बिछड़ भी जाते हैं। हाँ, वो हम लोग कभी मतलब शुरू में 2-3 दिन ही ऐसा हमारा साथ रहा कि हम सुबह साथ में निकले, साथ में नाश्ता किया और दोपहर का खाना किया। तो 25 दिन थे रही ना आपकी यात्रा? 25-26 24 दिन 24 दिन की। उसमें आप केवल 2-3 बार ही मिले? 2-3 बार ही हम लोग साथ में चले सुबह से शाम तक, अन्यथा बाकी फिर हम लोग सब अलग ही अलग चले। सवेरे मिलते थे, शाम को मिलते थे। इस समय और भी कुछ साइकिल वाले चल रहे थे? हाँ हाँ, साइकिल वाले मिलते थे, देसी साइकिल वाले। जब मेरी गुजरात में जब हमने नाव से इस पार से उस पार आए थे, दक्षिण तट से उत्तर तक, तो उस समय हम लोग के साथ 5 नाव में मतलब 5 साइकिलें थी। लेकिन उन लोग की देसी साइकिल थी तो वो उन लोग 25-40 किलोमीटर चल पाते थे। हमारी हाइब्रिड और थोड़ी अच्छी प्रोफेशनल साइकिलें थी तो हमारा 100-125 का था। और उन लोग को समय का वो नहीं था प्रतिबंध, कितने 2-3 महीने तक भी कर सकते थे। अब मुझे तो प्रतिबंध था कि मुझे 25 दिन और रोज चलते समय वाहन की भी पूजा किया करते थे? नहीं, घर से निकलते ही समय की थी। फिर तो नर्मदा जी के भरोसे छोड़ दिया था। मैं तो सच बताऊं, मैंने तो कभी रोज सवेरे उठ के ऐसे टायर में ऐसे दबा के नहीं देखा कितनी हवा है। अच्छा, हाँ, मैंने कभी नहीं देखा। ये तैयारियों में एक बात ये भी है, आपके साइकिल का पंप भी रखा था साथ? पंप मेरे जो साथी थे उनके साथ था, लेकिन वो मेरे साथ नहीं थे। तो मैं तो पूरा नर्मदा जी के भरोसे पे था। जब वो इतना बड़ा संसार चला रही, जब वो इतनी परिक्रमा करवा रही, साइकिल भी मेरी वो ही देखेंगी। तो मेरे मतलब सही बता रहा हूँ, इस सब एक ही बार पंचर हुई, 2 बार जियो जैसी हवा थी कि जैसे पंचर का भ्रम हुआ। लेकिन मैंने हवा भरवाई और मस्त, मुझे कोई दिक्कत नहीं गई। 1-2 जगह मैंने ऑयल वगैरह, थोड़ी भारी चलने की साइकिल तो 1 जगह ऑयल डलवाया। एक आपके उसमें यूट्यूब पे जिसमें आया उसमें मैंने कहीं सुना था कि साइकिल रिपेयर करवाने के लिए आप एक जगह कहीं रुके? जी हाँ, जी हाँ। 1-2 जगह हम लोग को ऐसा हुआ कि एक जगह जब कमरकंटक वाली चढ़ाई में गए तो मुझे लगा कि मेरा जो हैंडल वाला जो बेरिंग है उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो मतलब वो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है इसमें। और तो फिर मुझे घर जब मैं यहाँ से निकला तभी मुझे उसमें से आवाज़ लगती थी। लेकिन जो यहाँ का मेरा मैकेनिक था उसने बोला नहीं साहब कुछ नहीं होता। फिर जब मैं मंडला पहुँचने वाला था तो मैंने भोपाल से बेरिंग मंगवा लिया था। फिर मंडला में जब मेरे को बेरिंग मिल गया तो अगले स्टेशन जब हम लोग होशंगाबाद पहुँचे तो मैंने वो साइकिल दिखाई मैकेनिक को। तो मैकेनिक ने 2 घंटे के अंदर बदली, बोले साहब परिक्रमा वासियों से तो हम पूरी सेवा मुफ्त में देंगे। और उसने बिल्कुल तुरंत में 2 घंटे में अर्जेंट ने मेरी साइकिल रिपेयर कर दी। सुना तो है, लेकिन अब आपसे प्रमाण मिल रहा है उस चीज का। और ऐसे मेरे साथी थे, उनकी चेन अटकने लगी थी जब वो अमरकंटक से डिंडौरी आए और फिर डिंडौरी से मंडला, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। और उनने मुझे पहले बता दिया कि हेमंत तुम्हारा शहर है मंडला, मेरे को साइकिल रिपेयर करवानी है। मैंने जल्दी से अपने सारे मित्रों को फ़ोन किया तो संयोग से उस दिन शुक्रवार का दिन था, मंडला टोटल बंद रहता है शुक्रवार के दिन। और सारे व्यापारी जो है अपने व्यापार का सामान करने के लिए जबलपुर में रहते हैं और मैकेनिक भी कोई अवेलेबल नहीं रहता। जब हमने दिन भर मैंने खूब कोशिश कर ली साइकिल चलाते चलाते ही, मैकेनिक उन लोग के नंबर ही मिल गए वहाँ के सेठ लोग के, लेकिन प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला क्योंकि मंडला छोटी जगह, इस तरह की हाइब्रिड साइकिलें भी वहाँ पर नहीं के जैसी हैं। फिर वो मेरे मित्र जो साथ हैं मेरे गए थे, उनने फिर और अपने वो बड़े यहाँ भोपाल के साइकिलिस्ट ग्रुप में उन्होंने चर्चा की। फिर बड़े किसी एक यहाँ के साइकिलिस्ट का, स्टॉकिस्ट का नंबर मिला। फिर उसने हमारे मंडला के जो सबसे बड़े व्यापारी उनसे बात की कि यार हमारे मंडला भोपाल से ऐसे लोग आए हुए हैं, उनको साइकिल में ये प्रॉब्लम है, उनकी चेन में प्रॉब्लम है, उनके पास चेन स्पेयर में रखी हुई है, सिर्फ चेंज करना है। तो फिर वो सेठ जी बोले यार वो साइकिल तो बाद में होगी, लेकिन ऐसे धर्मात्मा लोग के तो मैं पहले दर्शन करने जाऊंगा। और वो 7 बजे शाम को जैसे ही हम धर्मशाला में पहुंचे 5-6 बजे, 7 बजे वो खुद आ गए, जो मतलब साइकिल के किंग हैं उस वाले क्षेत्र के पूरे। और वो आए और उनने हमसे मिले, बिल्कुल बहुत अच्छे से बातचीत की। साहब बोले मैं आपकी साइकिल सुबह 7 बजे के निकलने के पहले आपको रिपेयर मिलेगी। और फिर वो साइकिल अपने साथ ले गए वो, और सुबह 7 बजे हमारा जो निकलने का टाइम था उसके पहले हमें हमारी साइकिल रिपेयर होके मिली। बात अपनी वहाँ चल रही थी कि आपके साथ जो लोग रास्ते में आपको दिखे जी, तो वो यात्रा पे कोई मानता के अंतर्गत आते हैं या हाँ कई लोग संकल्प लिया इसलिए? हाँ, कई लोगों का था कि किसी कुछ मन्नत पूरी हो गई या किसी का कोई कष्ट है उस वजह से आए। कुछ एक लोग ऐसे भी मिले जिनको घर में प्रताड़ित हो रहे हैं तो घर से उनका मन बिनस गया तो वो आ गए हैं। ऐसे भी लोग मिले मुझे जो इस तरीके के थे। और कुछ ऐसे भी लोग मिले जिनने 5 बार परिक्रमा कर ली, 6 बार कर ली। एक तो मेरा मित्र था होशंगाबाद का, उसके भांजे ने 7 बार कर ली। तो ऐसे लोग मिले हम लोग को, तो इतना अद्भुत लगा कि मैं क्या बताऊं।
वाह। और मुझे तो लगा, मैं भी जब कर रहा था तो मुझे लगा यार इससे अच्छा तो आनंद कुछ है ही नहीं, जीवन भर परिक्रमा करते ही अगर बीत जाए तो कुछ भी बुरा नहीं होगा, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये भाव लगातार मेरे मन में एक बार नहीं कई बार आए। वाह, वाह, क्या बात। अब वो लोगों से आपकी, जब आप आश्रम में रुकते थे तो वहाँ आपको या तो कोई वहाँ के आश्रम के प्रभारी या कोई साधु महात्मा या वहाँ रहने रुकने वाले, उनसे किस तरह की बातचीत होती थी आपकी? बहुत इतनी बातचीत होती थी, मतलब मैं वो तो जो सत्संग था वो क्या? हाँ हाँ हाँ, सत्संग एक्चुअली बस क्योंकि समय ज्यादा रहता है, हम भी दिन भर के थके हारे रहते थे, हमें भी जल्दी सोना होता था कि फिर सवेरे 4 बजे आपको उठना यहाँ है। से निकलने से पहले रात की नींद कैसे आती थी? नहीं, नींद में तो कोई प्रॉब्लम, नींद तो मेरी पहले भी अच्छी थी और अभी भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ जो आप इतना थकने के बाद जाते थे उसके बाद अरे बिल्कुल, वहाँ तो ऐसे ना तो एसी सोते की थे, जरूरत है ना तो पंखे की जरूरत नहीं है। नहीं कुछ नहीं, वहाँ वो तो किनारे की जो हवा चल रही है एक नंबर। जी जी जी, बहुत सुंदर, और मौसम भी इतना अनुकूल था कि कुछ दिक्कत ही नहीं हुई। शुरू के दिनों में थोड़ी ठंड थी, फिर जब मंडला जबलपुर क्रॉस चले तो फिर ठंड भी खत्म हो गई, फिर तो ठंडे कपड़े की जरूरत नहीं पड़ी। और रुकने के लिए भी अलग अलग धर्मशालाओं में, अलग अलग मंदिरों में अलग अलग व्यवस्था थी। कहीं पे पलंग थे, कहीं पर नीचे बिछाने की जगह थी, कहीं पर शिव नर्मदा जी किनारे सिर्फ टीन के शेड थे, कहीं अच्छी बिल्डिंग थी। खासकर जो दत्त मंदिर के संस्थान थे वहाँ पर बड़ी बिल्डिंगें थी, सोने की उत्तम व्यवस्था थी, टॉयलेट, बाथरूम, इवन कमोड भी और गर्म पानी की सुविधा भी थी। और कहीं पर कुछ भी नहीं था, कहीं पर सिर्फ हैंड पंप ही था, या कहीं पर जेट पंप था, वो हमारी सुविधा से लग तो जाता उन था। लोगों ने वहाँ बसना केवल इसीलिए लिया कि नर्मदा परिक्रमा में आने वाले लोगों की सेवा करना। बिल्कुल, नर्मदा परिक्रमा में आने वालों की तो सेवा उनके करने वालों की बच्चों तो का अनगिनत सूची है। तो उनके बच्चों का एजुकेशन, उनके अपने खुद के काम धाम, उनकी आमदनी कहाँ से? वो तो भगवान ही माने, नर्मदा जी जाने। सब लोग के थोड़े मोड़े होंगे आय के साधन सब, क्योंकि नर्मदा किनारे मैंने देखा, अभी तक मैं सिर्फ सुनता था कि जीवन रेखा है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, लेकिन मैंने इस परिक्रमा के दौरान जाना कि नर्मदा जी के दोनों तट पे जितना धन धान्य से भरपूर संपदा माँ नर्मदा जी की कृपा से मिली हुई है। हर क्षेत्र में 3 से 4 फसलें होती हैं, और पूरे यात्रा के दौरान हमने इतने अनुभव किया, आप अगर मेरे फेसबुक पे देखेंगे तो पूरे समय मैंने ये फसलों का ही वर्णन किया है कि हाँ ये फसल हो रही है, ये फूल हो रहा है, ये सब्जी हो रही है। और इतना आनंददायक था, इतनी खुशबू, हर जगह अलग अलग फूलों की, सब्जियों की, फूल की खेती इतनी शानदार। भुट्टे हैं तो कहीं बाजरा है, तो कहीं ज्वार है, तो गेहूं है, मक्का है, सब तरह, तुअर है, उड़द है, मूंग है, इवन राजमा है। क्या नहीं मिला मुझे, सोयाबीन मिला, हर धनिया मिला, चने मिले, देसी चने मिले, डॉलर चने मिले, मटर के तो मैंने पूरे ट्रक, हजारों ट्रक मैंने देखे मटर की सप्लाई हो रही है, हजारों ट्रक वीडियो डले हुए हैं मेरे। जब मैं मंडी में गया तो रोज सवेरे मटर टूट रहे खेत में, फटाफट तोल रहे हैं, पैकिंग हो रही है, वो ट्रक एक के बाद एक मेरे बाजू से जा रहे हैं, और फिर मंडी में हजारों ट्रक खड़े हैं, बिक रहा है माल, पूरे देश प्रदेश में जा रहा है। ये एक मैंने स्थिति मटर की देखी। दूसरे गन्ने के खेत, ऐसी गन्ने की पिराई हो रही है, ऐसे शानदार गुड़ बन रहा है। मेरे को 1-2 लोगों ने बढ़िया गरम गरम अच्छा सुंदर ताजा गरम गरम गुड़ और गन्ने का रस भी पिलाया, हरी मिर्ची, धनिया और अदरक डाल के, जो अपन लोग के लिए वहाँ सारा असंभव है। मोह को नियंत्रण में रखने का काम है, क्योंकि ये ले लो तो क्या क्या लेके चलोगे आगे? नहीं, लेके तो जाने का संभव ही नहीं। इवन हमसे जो लोग मिलने आते इंसान की थे, स्वाभाविक रहते ना, जी, बाजार में जी। घूमो तो ये भी उठा लो, वो भी उठा लो। ये इतनी अच्छी बात कही आपने कि मतलब नर्मदा परिक्रमा का यही निचोड़ है कि आपको जीवन में कुछ चीज की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब मैं तो क्या, जितने भी परिक्रमावासी थे अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाते थे। किसी ने अगर कुछ भेंट भी किया, हमसे मिलने आने वाले लोग 5 किलो 10 किलो फल जमा हो जाते थे। कोई 2 किलो संतरे ला रहा है, कोई 2 दर्जन केले ला रहा है, कोई चीकू ला रहा है। हम लोग अपने पास रख ही नहीं पाते, तुरंत वहीं के वहीं बांट के सब खत्म करते थे। मिलेगा बहुत लेकिन देते जाओ। हाँ, बस फिर अपने को जितना अपन खा सकते खा भी नहीं, कितना खाएगा आदमी एक बार में, तो 2-4 अपन ने खाए और बाकी के बांट दिए, जो बच्चे वो रख लिए। और रास्ते में मिलने वाले जो परिक्रमावासी हैं, जो बच्चे, उनको बांटते हुए जा रहे। तो ये तो इतना मतलब अनुकरणीय कि माता जी ने सिखा दिया कि जीवन में आपको कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं इससे बताऊं आपको एक और बात जुड़ी हुई कि जो अभी बीच में आप पूछते रह गए कि भोजन की क्या व्यवस्था होती थी, क्या बनता था, कैसे बनता था, तो ये मैं आपको बता दूं कि हमने तो दिन भर सिर्फ बगैर लाभ के, बगैर माया के, बगैर द्वेष और बगैर मोह के सिर्फ पैडल ही मारी, नर्मदे 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 करते हुए, क्योंकि ना हमें खाने की चिंता थी, ना पीने की चिंता थी। पूरे रास्ते भर इतने भक्त मिलते थे, वो तुरंत आवाज देते, नर्मदे हर, आइए चाय पी लीजिए। कम से कम 50 लोग रोज आमंत्रित करते थे चाय पीने के लिए। 2-3 बार तो हम पी लेते, फिर बाद में सबको हाथ जोड़ के मना करना पड़ता था। और भोजन के लिए भी सेम, जो मैंने आपको बताया था, 11:30 से 2:30 बजे तक दोपहर को बुलाते थे, और शाम को तो 4-5 बजे के बाद जो जगह मिलती थी उसी गांव के लोग हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन करते थे, महाराज यहीं रुक जाइए, महाराज यहीं रुक जाइए।
हमको बोलना पड़ता नहीं, हमारा तो फिक्स है कि हम 125 किलोमीटर पे ही रुकेंगे, या मेरे साथ ही आगे चले गए, मेरे को उनके साथ रुकना है। इतना मतलब है कि आपको तो खाने पीने की कोई चिंता ही नहीं रहती। तो फिर तो वो लोग वहां से कहीं जाते नहीं? और नहीं, वो लोकल के रहने वाले लोग होते हैं। इवन फिर मैंने मतलब बहुत सारे 1-2 लोगों से पूछा भी कि जैसे एक हम लोग हंडिया में रुके थे, एक चौरे साहब थे वहां पर, तो सवेरे जब मैं जाने लगा तो मैंने उनसे पूछा कि ये मतलब जो आश्रम है किसके कौन से ट्रस्ट से संचालित होता है। तो उन्होंने मुझे वीडियो में बताया, मैंने अपलोड भी किया है, कि बोले नहीं साहब मैं तो रिटायर हो गया था, तो ये जमीन भी मेरी है, ये आश्रम भी मैंने बनवाया और मैं यहीं पर सेवा देता हूँ। ऐसे भी लोग हैं, सब अपने खुद के खर्चे पे भी कर रहे हैं। इवन सवेरे कभी हम लोग 9, 9:15, 9:30 बजे हमारा नाश्ते का समय होता था, वो करने के लिए हम किसी भी नुक्कड़ पे जो रहती गरम गरम सवेरे बस स्टैंड जैसी जगह में चाय नाश्ते की दुकान, वहाँ रुक के हम लोग पोहे समोसे खाते थे। तो वहाँ भी कोई ना कोई हमारा पेमेंट कर देता था और हाथ जोड़ के पेमेंट करता था, निवेदन करके साहब हमें सेवा का अवसर तो उसकी आप लोग उसकी भावना का सम्मान भी करना पड़ता जी है। जी जी। परिक्रमा क्या केवल नर्मदा की होती है? हाँ, पूरी दुनिया में सिर्फ माँ नर्मदा जी ही एक ऐसी जिनकी परिक्रमा की जाती है। और एक जगह पर तो हम ऐसी जगह भी रुके, ये नेमावर से 5-6 किलोमीटर पहले बागदी संगम नाम की जगह है। बागदी संगम मतलब अपनी जो बागद्री है ना, सरस्वती माता जी का नाम है बागद्री, उसी से रिलेटेड अभ्रंश है बागदी। वहाँ बागदी नाम की नदी वो नर्मदा जी से मिलती है और गाँव का नाम है मंडलेश्वर। तो वहाँ पर हम जब गए तो दूसरा मंडलेश्वर, हाँ छोटा गाँव है वो, मंडलेश्वर देवास जिले में है ये। तो वहाँ पर जब हम लोग रुके तो उस घाट के बारे में ऐसा पता चला कि वहाँ पे काल भैरव ने स्वयं आके तपोस्थली उनकी वहाँ पर तपस्या की है। तो वो इतनी अच्छी जगह थी कि हम क्या बताएं। ऐसी हर घाट के बारे में बताया कि ये व्यास नारायण जी की तपोस्थली है, ये शांडिल्य महाराज की तपोस्थली है, ये भृगु महाराज की तपोस्थली है। हर जगह हर घाट में कहीं ना कहीं सब जगह मतलब अलग अलग। आपका गोत्र कौन सा है? मैं कौशिक बोलता हूँ। कौशिक भी कहीं कौशिक ऋषि में शामिल है ना। तो वो उसमें भी वैसा भी कोई स्थान मिला? अभी कौशिक ऋषि शांडिल्य बोला, हम लोगों को शांडिल्य बोलते हैं। जी। तो इसलिए मुझे वो प्रश्न आया। शांडिल्य महाराज के सांडवा नाम की एक जगह है, वहां पर हमने तपस्या की और वो एक घाटी है, गांव का ही नाम है। आपल्याकडे लग्नानंतर कुळस्वामिनीच्या दर्शनाला जा हे प्रारब्ध आहे, पण तुमचे गोत्र पुरुष आहेत मूळ, त्यांचं कुठे स्थान आहे ते शोधण्याच्या बाबतीत जास्त प्रयत्न नसतो। लेकिन है अभी भी लोगों में है जागृति है, अभी लोगों में करते हैं वो। तो ऐसे मतलब पता चलता था। और एक जगह तो बिल्कुल लिखा हुआ था कि नर्मदा तट पर मतलब अदृश्य रूप से अभी भी कई महर्षि मुनीषी लोग ध्यानरत हैं, अपनी समाधि कर रहे हैं। तो यहाँ पर अनावश्यक हल्ला गुल्ला ना करे, ये मैं आपकी बात ये वाली बात समझ सकता हूँ, क्योंकि वो 2 कैटेगरी में आते हैं, एक जो दिख रहे हैं चर्म चक्षु, जी बिल्कुल जी, और दूसरे जो नहीं दिख रहे का कोई हिसाब नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि नर्मदा जी के तट पर जो 40 में लिखा घाट घाट की महिमा नदी, हर घाट की अलग स्टोरी है। और ऐसे कई घाट हैं जहाँ पर देवता स्वयं स्नान करते आते हैं। मंडला में भी एक सूर्यकुंड नाम की जगह है, वहाँ पे संक्रांति के दिन पूरे देवी देवता स्नान करने आते हैं, ऐसी जगह है। इवन एक गंगा सप्तमी नाम का जो त्योहार आता है अपने यहाँ, उस दिन तो गंगा जी भी स्वयं नर्मदा जी में स्नान करने आती है। रथ सप्तमी तो वो नर्मदा जयंती हो गई, वो अलग है। नर्मदा जयंती भी है, नर्मदा जयंती है हाँ। और वो जो मैं आपको बागद्री घाट की बता रहा था, उस वाले घाट में जब जो ये अपने हुए ना भागीरथी, जो गंगा जी को जमीन पे लेके आए थे, उसके 7 पीढ़ी पहले उनके जो पूर्वज थे, उन्होंने उसी बागदी तीर्थ में बैठ के तपस्या की थी कि मैं माँ नर्मदा जी आपके जैसी एक और पुण्य नदी को स्वर्ग से धरती पर लाना चाहता हूँ। तब नर्मदा जी ने उनको आशीर्वाद दिया था, वो उसी तट पे दिया था कि ठीक है आप ऐसी नदी को लाने में संभव हो पाएंगे। फिर उनके पीढ़ी के 7 लोगों ने तपस्या की, 7 पीढ़ी के लोगों ने तपस्या की, तब भागीरथी के और उनके पूर्व के तप और उसकी वजह से गंगा जी इस धरती पर अवतरी थी। तो ये भी नर्मदा जी का दिया हुआ आशीर्वाद था जो गंगा जी यहाँ पर पृथ्वीलोक पर आई थी। अच्छा, रात को नहीं करते जर्नी यात्रा लोग? हाँ, हम लोग भी नहीं करते थे रात को, जनरली नहीं करते। कोई विशेष बात नहीं, ऐसा मुझे कुछ कारण तो दिखा नहीं कि रात को नहीं करते। तो या तो एक लाइट्स की कमी होती होगी। हाँ, पुराने जमाने में तो पहले यही था कि लाइट नहीं रहती, जो दिन में पैदल प्रदक्षिणा ज्यादा लोग करते थे। जब इस तरह के सेवाभावी लोग किनारे पर हैं, जी, तो वो जो मानस सरोवर यात्रा वाली बात तो होती नहीं कि लोगों को लूट रहे हैं। हाँ, नहीं, अरे बिल्कुल नहीं। हम तो बता रहे, हमारी साइकिल में इतना सारा सामान लगा हुआ था, हम कहीं भी मतलब बिल्कुल ऐसे छोड़ के चले जाते थे।
मंदिर में किसी गए तो बाहर हम साइकिल ऐसी लावा दे छोड़ के चले गए, कभी एक चीज की कुछ गुमा नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल मेरे साइकिल में तो मैंने नर्मदा परिक्रमा का बोर्ड भी लगाया हुआ था, तो बिल्कुल ऐसा कहीं कोई कष्ट ही नहीं हुआ। सफेद भी ड्रेस पहनी थी, तो बिल्कुल सब लोग ऐसे ही पहचान जाते थे। अब पर्स में एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछा, जी। पर्स में कितने पैसे लेके गए थे? नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं पर्स में कितने पैसे अगर हैं या नहीं। पर्स को हाथ लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हाँ, एक आध दो जगह कहीं पर पड़ी, बाकी वैसे नहीं पड़ी। हाँ, मतलब नहीं थी, मतलब जरूरत नहीं थी, वो तो जबरदस्ती अपनी इच्छा हुई तो अपन ने खाया, आज के अन्यथा जीवन के जरूरत जीवन नहीं में है। जी देखिए जी 25 दिनों में ना तो मोबाइल से किसी को पेमेंट करना, ना तो पर्स को हाथ बिल्कुल लगाना, बिल्कुल बिल्कुल रुपए पैसे को हाथ लगाने का एकदम एकदम 100% संभव है ये बात नर्मदा परिक्रमा में कि अगर आपकी जेब में 1 रुपए भी ना हो तो आप परिक्रमा कर सकते हैं। 100% सत्य है ये वाली बात। आपसे पूछा मैंने, दूसरे लोगों से तो सुना है, कभी चलते चलते, स्वाभाविक अपना मनुष्य जीवन है, जी जी तो चलते चलते मन में कुछ इच्छा हो जाए, जी जी तो उसके समझ ऊपर गया आपका आप सवाल, समझ गया। ये तो बहुत बार अनुभव हुआ। मैं सबसे आखिरी दिन की बात बताऊं, जिस दिन हम नेमावर से चले और यहाँ पर आए बुधनी के बांग्ला भान घाट पे, तो थोड़ी धूप सी लग रही थी और शांडिल्य जी महाराज का आश्रम है अपना यहाँ पर, तो वहाँ पर बढ़िया एकादशी का दिन था और पंचकोसी यात्रा का प्रारंभ हुआ था। तो वहाँ इतनी भीड़ भाड़ थी, 40-50 हजार लोग जमा थे नेमावर में, और वो यात्रा के दौरान सब मिले। तो अपने शांडिल्य जी के आश्रम में वहाँ पे पूरी उनकी, जिनका उपास था, एकादशी थी उस दिन, उनको उपास वालों को उपास का खाना था और सामान्य लोगों के लिए सामान्य भोजन की व्यवस्था थी। मैंने वहाँ पे उपास का आहार दोपहर को 11:30 बजे वगैरह ग्रहण किया और फिर चलने लगा। फिर चलते चलते मुझे लगा यार मट्ठा पीना चाहिए, तो फिर मैं बीच में 4-6 दुकानें पड़ी, वहाँ मैं पूछा, भोपाल से पास में ही लगा हुआ सीहोर जिला पूरा, कि भाई कहीं पे वो है क्या पैकिंग वाला अपना मट्ठा, सांची का पैकेट कहीं मिलता हो? तो 5-7 दुकानों में पूछा, 40-50 किलोमीटर तक, तो मुझे मतलब सब जगह से मना हुआ कि नहीं नहीं है। बस उसके बाद अगले 10 किलोमीटर में जा रहा था तो एकदम से खेत के अंदर से आवाज आई, महाराज महाराज आइए मट्ठा पी लीजिए, मट्ठा पी लीजिए। तो उस लड़के का नंबर ही मैं लेके आया, उसको ही मैंने सारा कुछ, तो बोले महाराज हम तो दिन भर यहाँ बैठते हैं खेत में, दिन भर लोगों को मट्ठा ही पिलाते हैं। तो मतलब मन में आपकी अगर कुछ इच्छा है तो आपको मिलना ही। एक दिन मुझे लगा कि हमको ना आलू भट्टे की सब्जी खाना है, तो एक दिन तो नहीं, लेकिन अगले दिन आलू भट्टे की सब्जी मुझे मिल गई थी, क्योंकि रास्ते में पूरे खेत में भट्टे भट्टे दिख रहे थे, तो भट्टे भट्टे देख के मेरी इच्छा हुई। ये इन आश्रमों में यहाँ मीठा क्या खिलाते थे आपको? अरे गुजरात के तो हर चीजें मीठा था, गुजरात के जितने आश्रम वो थे, तो दाल में, कड़ी में, सब्जी में, हर चीजें मीठा दूध था। और इमली के बिना खाना ही नहीं हाँ, बनता उनका। और वहाँ पर ज्वार वाले क्षेत्र में बढ़िया ज्वार वाला, ज्वार से बना हुआ मीठा रहता था, और जनरली हलवा रहता था, और एक तो मंदिर वगैरह में तो अच्छे आम पाक और ऐसी अच्छी चीजें भी खाने मिली। एक जगह तो मैं आपको क्या बताऊं, एक मनावर में जब हम लोग गए तो मेन रोड पे है मनावर का अटल सरकार, बंकनाथ अटल सरकार, ऐसा एक बहुत बड़ा आश्रम है, खूब सुंदर परिसर है। वहाँ पे हमारे रुकने की व्यवस्था थी। वहाँ पर एक बैंक में जब मेरे पुराने परिचित थे मंडला के, उनने वहाँ पर रुकने की व्यवस्था रखी थी। वहाँ सभी नर्मदा परिक्रमासी रुकते हैं, सबके लिए ओपन है। तो उनने मेरे को बताया क्या, वहीं पे एक हैं बड़े व्यापारी हैं बोले, और बड़े वहीं लोकल के जमींदार टाइप के लोग हैं, उनके घर की शादी है मंदिर के अपोजिट, सड़क के इस पार मंदिर और आश्रम है उस पार। तो बोले वहाँ पे मेरा निमंत्रण है और मेरे अच्छे मित्र हैं, आप लोग भी चलिए वहीं पर भोजन ग्रहण कर लीजिएगा। तो वो इतने अच्छे मेरे मित्र थे और इतना प्रेम भाव रखते हैं, जितने नर्मदा परिक्रमा वासी निकले सबकी सेवा करते हैं वो। तो मैंने कहा ठीक है, अब आप कर रहे हो तो जैसे मैं आपका मित्र, वो आपके मित्र, वो मेरे भी मित्र हो गए, चलेंगे। मैंने कहा वहाँ पर भी। तो फिर हमने कहा कि यार अपन लोग अगर वहाँ खाना खा जाएंगे तो आश्रम में अपना खाना बन के वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि आश्रम को सूचित कर दे कि हम लोग इनके निमंत्रण पे जा रहे हैं, हमारा भोजन मत बनाइएगा आश्रम में। तो आश्रम के जो कार्यकर्ता थे उनसे बताने गए कि साहब हम लोग इनके साथ जा रहे हैं भोजन करने, हमारा भोजन आप मत बनवाइएगा। क्योंकि वो जो मित्र थे, वो जिनके यहाँ शादी थी, वो खुद भी हमको पर्सनली इन्वाइट करने भी आए थे हमको कि आप लोग हमारे वहाँ भोजन करने आइए। तो जो सेवादार थे मंदिर के, उन्होंने हमें बताया कि साहब ये सामने जो शादी हो रही है ना, पिछले 3-4 दिन से उन्होंने मंदिर सहित हर परिक्रमा वासियों को शादी के भोजन के लिए आमंत्रित किया हुआ है। तो पिछले 4 दिन से हमारे आश्रम में भोजन ही नहीं बन रहा है। शादी भी वहीं थी? शादी भी कुछ सामने ही थी, सड़क के उस पार। तो मतलब नर्मदा जी ने, मतलब आपने मिठाई की बात की तो वहाँ तो इतना अच्छा मीठा था। पाटीदार समाज की शादी थी और 80 गांव के मुखिया थे जो पाटीदार, जिनके यहाँ शादी थी। 2 बेटों की शादी थी, 2 बहुएं आई थी। तो प्रेम से उनने पूरा व्यवस्था थी, और वो तो खुद ही सेवादार थे इस वाले मंदिर के। तो हमको बिल्कुल एक दो महंत और आए थे, महर्षि पुजारी, अलग अलग मंदिरों के, उनके साथ बैठ के हमको विशेष तौर से भोजन कराया। 2 व्यक्तियों को खड़ा किया, वो
वो खुद ही करोड़पति थे, जिनने हमको भोजन परोसा वो भी वैसे बड़े बड़े आदमी थे, हमको प्रेम से खाना खिलाया और सवेरे के लिए बाल भोग भी बांध के दिया कि सवेरे आप जाओगे तो आपको थोड़ा। अच्छा, उसका नाम बाल भोग। सवेरे जो नाश्ता रहता है उसको बाल भोग बोलते हैं, और बाकी भोग रहता मुख्य वाला। बोले बोले बाल भोग भी ले जाइए आप। तो उन्होंने इतना मीठा हलवा और काजू कतली, इतनी मिठाई कचौरी वहाँ दौर वाले क्षेत्र में चलती मार के इतना भर के दे दिया कि मेरे साथी को तो शर्म आने लगी कि शादी में कहा तो कहे बांध के भी ले जाए। तो इतना माता जी का भरपूर अनाज दरबार इतना भरा हुआ है, माता जी की तो तिजोरियां इतनी भरी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और तो, इसके बीच में रोक रहा हूँ आपको। जी एक अध्यात्म में एक प्रसंग आता है, जी नर्मदा नदी का। जी एक सिद्ध पुरुष थे और होशंगाबाद के किस्से में कलेक्टर थे। जी जी अब नाम मुझे डिटेल में पता जी नहीं। जी तो वो आए तो उनसे मिलने आ गए कलेक्टर। जी जी बोले क्या चाहिए? पैसा? बुलाओ महाराज। जी तो वो नदी तरफ गए और नर्मदा का पानी उन्होंने बाल्टी से पहले गाड़ी निकाली, वो गाड़ी लेके आए तो नर्मदा का पानी उनकी गाड़ी में फेंकते गए, तो सब पानी जो है वो कन्वर्ट हो गया नोटों में, पूरा भर गया, नोट भर गए। जी जी बिल्कुल ऐसी। अब वो निकलने लग गए। जी जी बोले रुक, बोले फालतू का माल खाएगा करके वापस उन्होंने सब उसको फेंक दिया और फिर पानी में कन्वर्ट हो गया। ये मैंने बहुत अधिकारी पुरुष से सुना हुआ है। बात सही है। ऐसी एक मुझे भी सुनने मिला, एक दरबार में कहीं गए हम लोग तो वहाँ पर भंडारा चल रहा था, तो किसी ने बोला महाराज जब पूरियाँ खत्म हो रही है, तो तेल या घी खत्म हो गया है, तो उन्होंने बोले जाओ जाओ नर्मदा जी के जल से, वो उनने गए और बाल्टी से बिल्कुल जल लेके और कढ़ाई में डाले, और फिर जब पूरी पूरियाँ बन गई कढ़ाई में घी जैसा परिवर्तित हो गया, पानी पूरा भंडारा हो गया। फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा था कि चलो जितने बाल्टी आपने नर्मदा जी से निकाला है उतने बाल्टी घी वापस डालो। वाह, ऐसे 2-3 जगह ऐसे प्रसंग हमें भी सुनने मिले। जी आप जब जाके सोते थे जी जी तो नींद में कुछ आपको, मतलब बहुत पर्सनल तो छोड़ दीजिए, लेकिन कोई स्वप्न दर्शन में किसी तरह का कोई ऐसा अनोखा कुछ ऐसा कुछ याद है? नहीं मुझे तो नींद में मतलब कभी बचपन से कभी कोई अनुभव नहीं आया मुझे। अच्छा। कभी मतलब सपने नहीं, जैसी अभी कोई इस बात समय? नहीं, अभी मैं कभी भी नहीं आया मेरे को, मतलब नहीं आपके है। जो साथी थे उन्होंने कभी कोई सुनाया हो या कुछ नहीं, दूसरे नहीं। लोगों ने सुनाया हो? नहीं सपने का तो कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं और साथी हम लोग थोड़े आगे पीछे हो गए, तो जिस आश्रम में मैं पहुंचा वहां मैं नितान्त अकेला था। उस दिन संयोग से वहां पर एक भी परिक्रमावासी नहीं था, और जो वहाँ पे मंदिर थे बहुत बड़े अच्छे सुंदर सुंदर। अकेला मतलब आश्रम में दूसरे लोग होंगे, आप अकेले थे? नहीं, परिक्रमावासी जो रात को स्टे करते उसमें, वो तो मन भक्त आए अपना पूजा पाठ करके चले गए, और उसी मंदिर का जो बहुत बड़ा परिसर था 2-4 एकड़ का, तो उसके एक तरफ पंडित जी का भी घर था, परिवार था, और जो हमारे जो रुकने की व्यवस्था थी परिक्रमा वासियों की, वो एक ऐसे मंदिर में बड़े बड़े झाड़ थे, और झाड़ों के बीच में एक शेड था ओपन, और वहां रुकने के लिए उन्होंने मुझे कहते कि आप यहाँ सो। तो मैंने कहा यार मेरे को मतलब इतना ओपन स्पेस और इतने बड़े बड़े मंदिर और भगवानों के बीच सोने में को जरा अटपटा सा लगा। और तो मैंने कहा ये आपका घर जो है इसके सामने वरांडा जहाँ गाड़ियां खड़ी करते, मैं कहा मैं यहीं सो जाऊंगा, कि मतलब एक मन में वो रहता है कि एक दूसरा आदमी रहेगा पास में। तो उन्होंने बोले नहीं नहीं यहाँ तो गाड़ियां होगी ऐसा ये वो। तो उन्होंने बोला आप ना वो हनुमान जी के मंदिर में सो जाना। और हनुमान जी की ऐसी भव्य खड़ी मूर्ति थी, और ऐसा 20 बाई 20 का हॉल होगा। अब मुझे अकेले सोने का वहाँ मौका मिला, तो मन में थोड़ा ऐसा लगा दे बाप रे हनुमान जी के पास सोना है ये वो। अब आदमी तो है ही, 100 गलतियां हैं, 100 अपराध हैं, 100 गंदी भावनाएं हैं, तो मतलब मैं मैचिंग नहीं कर पाता। मुझे अंदर से एक डर लग रहा था कि यार आज हनुमान जी का मतलब क्या होगा मेरे साथ। तो बस जब तक सोया नहीं था, जब तक बहुत ऊपर हो रहा, लेकिन सोया तो फिर कुछ भी नहीं रहा, बढ़िया आनंद से। वो मैंने सब अपने वृत्तांत में लिखा भी है, फोटो भी लिखी है। अच्छा, आपकी नींद खुलती कैसे थी? आपके अलार्म लगाते थे? नहीं, नींद तो मेरी वैसे भी रोज खुल जाती है, बिल्कुल 4 बजे 4:30 बजे। सो कितने बजे जाते थे? वही 9 साढ़े 9 बजे, अधिकतम 10 बजे सो जाते थे। और मतलब मैंने आपको बताया कहीं भी हमको ना भोजन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा। इवन अपने घर में अपन किसी को इनवाइट भी करते हैं ना, तो भी 2 आइटम अपने छूटे ही जाते हैं, साथ में चटनी रह गई, पापड़ तलना है। लेकिन हम लोग इतनी जगह गए, कहीं पे हमको भोजन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा, सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी, क्योंकि फिक्स समय पे 7:30 से 8, 8:30 बजे शाम को, और सवेरे 11:30 12 बजे हमको गरम गरम खाना मिलता था। और नाश्ते में क्या क्या रहा? नाश्ता तो जनरली हम लोग रुकते नहीं थे ना, हम लोग। अच्छा, हम तो रुकते नहीं थे, बाल भोग कहीं कहीं पर रहता था, मैक्सिमम जगह पे तो नहीं रहता था, लेकिन चाय जितने बजे हम बोलते थे उतने बजे मिल जाती थी, पहली चाय सवेरे की। और एक आध जगह तो जहाँ पर मैंने अभी आपको बताया हनुमान जी के मंदिर में रुका, तो वहाँ पर मैं अकेला था, तो उन्होंने एक उनके आश्रम मतलब उनके ट्रस्ट में ऐसी व्यवस्था कि जितने लोग आते थे वो होटल की पर्ची देते थे, बढ़िया एक शानदार अच्छी होटल थी, वहाँ गुजराती खाना मिलता था, वहाँ जाके पेट भर भोजन। तो मैं अकेला था, पंडित जी मुझे खुद अपनी मोटरसाइकिल पे ले गए,
वो जिस घर से पर्ची दिलाना थे, ट्रस्ट के कोई मेंबर थे, उनके घर से पर्ची दिलाई और उस होटल में भी छोड़ के आए कि महाराज जी आप भोजन कर लो। तो वहाँ बढ़िया मैंने शानदार भोजन किया और आया। मैंने उसके फोटो वोटो भी खींचे हैं होटल के। और स्वास्थ्य की किस तरह से परेशानी आई इस पूरे? नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ स्वास्थ्य का। अच्छा। मुझे कोई दिक्कत जब लोगों को इस तरह की दिक्कत होती है तो फिर कैसे वहाँ के डॉक्टर, नहीं। हाँ, दवाइयाँ? बिल्कुल। अभी बीच में हमें ऐसे बहुत सारे लोग थे। एक जगह हम लोग रुके थे, कांवट नाम की जगह है गुजरात में। जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो एक पहले से परिक्रमावासी आए हुए थे, तो पता चला कि 2-4 लोग ऐसे एक झाड़ के नीचे बैठ के विश्राम कर रहे थे। तो एक छोटा सा बच्चा आया और वो रुका वहाँ पर, एकदम से साइकिल उसके हाथ से गिर गई। तो जो माता जी परिक्रमा कर रहे थे उनके पैर पे गिर गई थी, तो उनके 7-8 टाँके लग गए थे। तो वो बड़ी अनइजीनेस फील कर रही थी। तब भी पंडित जी और आश्रम के जितने लोग थे सब थे वहाँ पर। वो उनको बढ़िया हल्दी का दूध पिलाया और फिर बोला माता जी आपको जरा भी तकलीफ हो तो बताओ, हम तुरंत हॉस्पिटल ले चलेंगे, आपको एडमिट करा देंगे। लेकिन वो भी काफ़ी दिनों से परिक्रमा कर रही थी, तो मानसिक रूप से वो भी मतलब चीज़ गंभीर थी। तो वो थोड़ा कष्ट था उनको, लेकिन सवेरे तक फिर धीरे धीरे थोड़ा ठीक हो गया था। तो वो 1-2 दिन विश्राम करके फिर अपने अगले रास्ते पे चलने के लिए तैयार थी वो। तो बीमारी का भी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मेरे मित्र को भी थोड़ी 1 दिन तकलीफ हुई, तो हमने 1 दिन पूरा फुल रेस्ट कर लिया था। अच्छा, बराबर। तो ये आपका पूरा रोड मैप पहले से बना था कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लेकिन फिर एक्चुअली जाने में थोड़ा सा फर्क पड़ने लगता है। थोड़ा सा फर्क, वो भी ठीक है। जी। अब इसमें ऐसा कुछ रहता है क्या कि इतना एक पड़ाव होने के बाद में कुछ एक स्टेज में कुछ रोकना है? अच्छा, पूजा पाठ निरंतर आपका क्या था? वो है सवेरे तो स्नान के बाद नर्मदा जी के तट पे जाके पूजन करना, जल परिवर्तन करना और आगे के जाना। और शाम को जहाँ रुकते थे वहां पर शाम को 7-8 बजे अपन सिंपल आरती पूजन धूप दीप। तो बाकी जो किसी की नित्योपासना भी रहती है? हाँ, तो सब लोग करते थे ना। बहुत सारे लोग का मैंने मेरे ग्रुप उसमें देखेंगे फेसबुक पे, सवेरे को सब लोग लाइन से करते थे। सवेरे और शाम इतना आनंद आता था। तो 7:30-8 बजे और सुबह 5:30 बजे, 4, 4:30, 5 बजे से लेकर हर परिक्रमा से अपने बिस्तर पे ही अपना एक कपड़ा बिछा, उसके ऊपर जो गंगा जी हैं, नर्मदा जी साथ में, दंड है, सबकी पूजा करना। दंड प्रत्येक लोग का रखते हैं हर आदमी, और बढ़िया सुबह शाम दंड को भी धोते हैं, नर्मदा जी का जल बदलते हैं। और बाकी अपने कई लोग अपने इष्ट मित्रों की भी, इष्ट देवताओं की भी मूर्तियाँ फोटो रखते हैं। कई लोग अपने माता पिता की फोटो भी रखते हैं, कोई अपने गुरु महाराज की भी फोटो रखते हैं। ऐसे बढ़िया सजा के सुंदर और फिर पूजा करते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो जब आपका 24th डे आया समापन वाला दिन, उस दिन आप कहाँ थे? वही बांद्राभान में चालू हमने की थी नेमावर से, वही बागद्री घाट जो आपको पता है, बागदी घाट, वहाँ से चालू की थी। और पूरा नर्मदा जी किनारे किनारे किनारे, अपना सीहोर जिला पड़ता है, तो वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी अपने पूर्व मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने पूरा रास्ता बनाया हुआ है। तो पूरा रास्ता नर्मदा जी किनारे किनारे था बुधनी तक, और बुधनी से फिर बांद्राभान घाट गए हम लोग। फिर वो जो आपका 24th डे पे समापन उसका कोई वो, वहाँ बहुत सारे लोग आपसे पहले चले हुए वहाँ मिल जाते होंगे, जो बाद में चले वो सबके सब नहीं मिलते? नहीं, आप दोनों मिल गए ऐसा? हाँ, हम तो रोज ही मिलते थे। लेकिन जो करते रहते हो, कोई जरूरी नहीं वो इसी घाट से उठाए। उधर आदमी अपने अपने घाट से अलग अलग जगह उठा तो वहीं आके परिक्रमा पूरी करता है। तो वहां पर एक हमको ऐसा परिवार मिला जिसके साथ हमने नाव से दक्षिण तट से उत्तर तट आया। तो उन्हें पहचान लिया, बोले अरे आप लोग साइकिल से थे ना, आपकी साइकिल अपने बोट के डेक पे रखी थी। तो उनने हमें पहचान लिया, तो उन लोग आरती पूजा करके वो भी अपने अगले पड़ाव से हुई। नहीं, बांद्राभान से उस दिन की शुरुआत, आपकी यात्रा बांद्राभान घाट से शुरू की थी, वहीं पर वापस पूरी परिक्रमा। बांद्राभान उत्तर तट से चालू की। नर्मदा जी हमेशा दाहिने हाथ में रहना चाहिए जब भी आप परिक्रमा करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण। तो आपने वहां से उठाई तो दाहिने हाथ होते हुए अमरकंटक गए, और फिर वहां से टर्न हो गए तो फिर दाहिने हाथ में आ गई, और हम लोग पहुंच गए दक्षिण तट की तरफ नर्मदा जी के। फिर दक्षिण तट से होते होते फिर भरूच बांद्राभान गए, भरूच गए सॉरी, और भरूच से फिर समुद्र में बोट से नहाते हैं। तो 35-40 किलोमीटर की यात्रा बोट से होती है। तो साइकिल वालों के लिए साइकिल लोग बोट पे रख देते हैं, लेकिन जो मोटरसाइकिल वाले रहते हैं, जीप कार वाले रहते हैं, बस वाले रहते हैं, तो ड्राइवर उनकी कार उधर पुल से क्रॉस करके इस पार ले आते हैं। तो लेकिन हम साइकिल में हमको सुविधा थी कि साइकिल हमारे साथ है। पूरी यात्रा में कई आपका सब सारी आनंददायक यात्रा है, लेकिन ऐसे कोई 2-3 चरम पॉइंट जिसमें कि ऐसा लगा कि अरे बस यही था जिसके लिए अपने को बुलाया, मतलब आनंद का जिसमें चरम रहा हो, ऐसा कुछ याद आता है क्या आपको? मुझे तो रोज ही बिल्कुल चरम में था। मैं तो मतलब तुलना वाली स्थिति ही नहीं है कहीं पर। सब जगह अच्छा था, लेकिन 2-4 जगह जो दत्त के स्थान मिले, तो दत्त वाले जो स्थान थे, चूंकि मैं महाराष्ट्रियन हूँ और दत्त भगवान से अलग ही लगाव रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ।
और एक दो जगह जहाँ बड़े बड़े बांध थे, जहाँ नर्मदा जी का भव्य स्वरूप था, जहाँ नर्मदा जी की कलकल ध्वनि आ रही थी, वो जगहों ने थोड़ा मुझे आकर्षित किया कि नर्मदा जी का प्रवाह है। और अभी जब आखिरी में आज इधर किनारे से नर्मदा जी बह रही है, बीच में ऐसे धान की फसल पकी हुई लगी हुई है, येलो कलर की सुनहरी, और हवा चल रही थी, तो सन्न सन्न जो धान की फसल की जो आवाज आ रही थी, उसने एकदम मन मोह लिया मेरा। वाह। सबसे मुश्किल पड़ाव आप 2-3 कौन से मानते हैं आपकी पूरी यात्रा में? मतलब साइकिल को ही लेके था कि जो अमरकंटक जब हम गए तो वहाँ पर बहुत चढ़ाव था, डिंडोरी से अमरकंटक वाला जो मार्ग था, मार्ग तो बहुत अच्छा था, जंगल भी था, सब था जिस समय, लेकिन थोड़ी गर्मी भी थी और खूब चढ़ाई थी, खूब चढ़ाई, मतलब नाम ही नहीं ले रही थी खत्म होने का चढ़ाई। तो वहाँ पे फिर पैदल भी चलाई हम लोगों ने साइकिल, और उस दिन रात को 8 सवा 8 बजे पहुंचे जी। अच्छा, तो साइकिल निकलने से पहले रोज आप उसको चेक कर लेते थे सारा? नहीं, मैंने तो आपको पहले ही बताया, ऐसा साइकिल कुछ? तो अच्छी यहीं से चेक करके ले गए थे, सब कुछ था ऐसा, और चेक करने लायक ऐसा कुछ था नहीं चढ़ाई तो साइकिल एक में। बात है, उतरते समय आपके ब्रेक्स वगैरह गाड़ी के हाँ ठीक हों। हाँ, अभी तो हमारी गाड़ियाँ अच्छी हैं, उसमें भी अच्छा, दिक्कत नहीं है। गाड़ियाँ अच्छी हैं सब नई। मेरी मतलब मुझे तो यकीन, मतलब पता भी नहीं था कि मैं नर्मदा परिक्रमा करूंगा, उसके 1 महीने पहले ही मेरी नई साइकिल आई। वाह। और वो भी मैं आपको बताऊं कि मुझे नए साल का जो सेल वाला चलता है, तो 25-26 दिसंबर को मैंने साइकिल ली, तो मुझे तो 50% ऑफ में मुझे मेरी साइकिल मिली जी। तो 50% ऑफ में मेरी साइकिल मिली, मुझे पता नहीं था कि इसी साइकिल से मेरी परिक्रमा होने वाली है। ऐसा प्रताप था नर्मदा माता जी का। वाह वाह, क्या बात। फिर आप वापस बादराभान आए जी जी। और वहां से फिर यहाँ तक की यात्रा क्या रही आपकी? वहां तो फिर कार मंगवा ली थी, शाम हो गई थी, 5:30-6 बज गए। तो हमारे भोपाल के सारे मित्र रास्ता देख रहे थे कि साहब हम आपका स्वागत करेंगे, आइए। उन लोगों ने उस दिन इवनिंग राइड भी रखी थी, जनरली मॉर्निंग राइड है, तो उन्हें इवनिंग राइड रखी थी 10-15 किलोमीटर चला कहाँ के। पर रखी थी? वो ने भोपाल शहर में चलाई थी, और फिर मतलब हमारे लिए सब लोग गैदरिंग हो जाए सबकी, और वो अगर जल्दी आओ साहब जल्दी आओ, तो फिर कार से आ गए थे हम लोग बांद्राभान से। और रोज की पूजा के बाद हम एक दो जपमाला भी कर लेते थे अपनी। और मौके पे एक जगह ऐसी भी आई जहाँ 20-25 किलोमीटर नहर के किनारे चलने का मौका मिला। तो नहर इतनी शानदार, नर्मदा जी की नहर, पूरा नर्मदा जी का जल, और उसके बीच में अलग अलग प्राणी जीव जंतु भी दिखे, शांत एरिया में कछुए भी इवन पानी में तैरते हुए दिखे। एक दो कछुए तो ऐसे किनारे धूप सेकते हुए दिखे, सांप भी धूप सेकते हुए दिखे। तो ऐसे एकदम शांत जगह पर साइकिल चलाने का एकदम अलग ही आनंद था एकदम। वाइल्ड लाइफ का ऐसा कुछ सुनने में आया आपके? हाँ, एक दो जगह पर अपने सियार वियार जैसे जानवर क्रॉस हुए, और मंडला के घनसौर वाली घाटी में ही हमको हिरण मिला, एकदम से गए तो दौड़ के भागा हिरण। एक जगह खरगोश एकदम से भागा पास से निकल के, ऐसे थोड़े जानवर दिखे थे। और एक जगह तो मुझे जा रहा था, ये अपने सियाराम जी का, महाराज जी का आश्रम है तेली भट्ट्यान। तेली भट्ट्यान के पहले अपने रावेर खेड़ी में बाजीराव पेशवा जी की समाधि स्थल, उन दोनों के बीच में 10-15 किलोमीटर का गैप है। तो वहां जब मैं गया बाजीराव पेशवा जी की समाधि में, तो वहां पे थोड़ा मुझे ज्यादा समय लग गया, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। और वो जो रास्ता था, पक्का रास्ता थोड़ा लंबा था, 10-20 किलोमीटर। लोगों ने कहा कच्चे रास्ते से चले जाओ, तो कच्चे रास्ते से जब मैं जा रहा था तो मेरे को अंधेरा हो गया। तो वहां पर एक गांव ऐसा पड़ता है जहां पर नर्मदेश्वर महादेव बनते हैं, 2-3 गांव में। पूरे गांव के हर घर में नर्मदेश्वर महादेव के बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़ी मिस्त्री लगे हैं और सुंदर सुंदर बना रहे हैं। तो वो ऐसे वाले गांव मिले, तो वहां के लोगों ने मुझे, क्या बनाते हैं वो लोग? नर्मदेश्वर महादेव की पिंडियां, मूर्तियां भगवानों की। अच्छा। तो पूरे 2-3 गांव ऐसे सुंदर है कि वहां तो ऐसे पड़े हुए हैं, बिल्कुल महादेव पूजा होने के पहले उनका निर्माण कार्य होता है। तो उस गांव के लोगों ने मेरे को हाथ जोड़ के बोला, महाराज आप रुक जाइए, आप पहुंच नहीं पाओगे, अंधेरा हो जाएगा, और बिल्कुल नर्मदा जी बाजू में चली, बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, जंगल है, आप भटक जाओगे, मत जाओ। लेकिन मैंने कहा नहीं, हमको तो तेली भट्ट्यान में सियाराम जी के महाराज के आश्रम में ही रुकना है, हमारा तय हो, मेरे मित्र आगे जा चुके हैं। एक गांव वालों ने हाथ जोड़ के रोका, दूसरी गांव वालों ने रोका, लेकिन मैं नहीं रुका। मैंने कहा नहीं, मेरे को हमारा रोज का तय रहता था। फिर जब मैं तीसरी गांव में रुका, तब तो वाकई में अंधेरा हो गया। सब लोग बोले महाराज जी तो ऐसा वो नहीं है, आप रास्ता भटक जाओगे। और आगे चल के सही में रास्ता भटक गया और एकदम नर्मदा जी किनारे चला गया। जब वहां जा रहा था तो इतनी जंगल और इतनी झाड़ियां थी कि वहां पर मतलब एक सामने से ट्रैक्टर आ रहा था, मेरे को खड़े होने की जगह नहीं थी। तो फिर मैं थोड़ा ऐसे आगे पीछे हुआ, तब थोड़ी जगह मिली। जब वो ट्रैक्टर वाला आया, उसने बोला अरे महाराज अभी रात को कहाँ जा रहे हो, इतना अंधेरे में? लाइट जल गई थी ट्रैक्टर की, पूरा खूब अंधेरा हो गया था, और जस्ट पूर्णिमा हुई थी तो अंधेरा भी था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बोले नहीं जाओ, चलो वापस गांव चलो, वहीं रुकना। मैंने कहा नहीं मैं तो चले जाऊंगा। बोले तो आप तो आधा-पौन किलोमीटर अलग रास्ते पे आ गए हो। बोले ऐसा करो, कीचड़ भी था, पानी भी था वहां पर, क्योंकि रेत का उद्दहन होता है, तो रोड अच्छी नहीं थी, सब ट्रैक्टर डंपर चलते थे, वजनदार गाड़ियां। तो बोले आप हमारे पीछे जेसीबी आ रही है, उसके
सामने वाला जो वो रहता है उसमें आप साइकिल रख दो, हम आपको छोड़ देंगे 1 किलोमीटर। तो मैंने कहा ठीक है। जब तक वो जेसीबी आती है, एक और सज्जन आए मोटरसाइकिल से, वो बोले अरे महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले इतने अंधेरे में आपको जाने नहीं दूंगा, चलो आप चलो। फिर वो जेसीबी वाले से बोले भाई साहब की गाड़ी आप लेके आओ वहाँ। फिर वो 1 किलोमीटर तक मेरी साइकिल अपनी जेसीबी में ले गए, मैं भी जेसीबी में बैठा। और वहाँ तिराहे पे जब आया तो वहाँ पर वो मोटरसाइकिल वाले सज्जन खड़े थे और बोले मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा। बोले आगे तक जंगल जैसा है, अंधेरा रास्ता है और आप अकेले भी हो। 2 किलोमीटर बचा था वहाँ से भट्टियान जी की, तेली भट्टियान गांव और सियाराम जी महाराज का आश्रम। बोले 2 किलोमीटर है लेकिन आप अकेले हो और यहाँ पे तेंदुआ घूम रहा है और उसके 3 शावक हैं, आप पे हमला हो जाएगा, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। वो जबरदस्ती मेरे को, उनने जेसीबी से मेरी साइकिल भी नहीं उतरने दी। बोले मेरा गांव तो 6 किलोमीटर दूर, लेकिन मेरा गांव ससुराल यहाँ 2 किलोमीटर दूर है, मैं चलो आपके रुकने खाने की व्यवस्था करा देता हूँ, आप अपने मित्र को बोल दो कि मैं नहीं आ रहा हूँ, सवेरे आ जाऊँगा। और जबरदस्ती मेरे को ले गए, अपने ससुराल में रुकाए। और ससुराल वाला परिवार भी इतना प्रेमी गांव था, इतना अच्छा था। वो उनने बताया कि बोले साहब हम तो हमेशा से ऐसी नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करते रहते हैं, लेकिन हम लोग चूंकि विस्थापित वो गाँव था, वहाँ पे ओंकारेश्वर नहीं महेश खरगोन का जल विद्युत परियोजना कोई बनी थी, तो उसकी वजह से वो पुनर्स्थापित गाँव था। 12 साल से बोले हम नर्मदा जी से इतने दूर आ गए, 4 किलोमीटर दूर। तो उनने इतनी सेवा की, कोई बेटा बहू सब लोगों ने मिलके कि जाते बराबर गर्म पानी से मुंह हाथ धोने के लिए दिया। पूरा घर ओपन था उनका। उनका खाना 7:30 बजे हो चुका था, मेरे लिए फिर से गरम गरम खाना बनाया। और खाना जब तक मैं खा रहा था, हाथ जोड़ के खड़े रहे उन लोग, पानी परोसा, खाना परोसा। अरे मैं बैठ जाइए ना, मेरे को लगेगा जब मेरे लिए। बोले नहीं महाराज। और पूरे यात्रा के दौरान हम लोग को हमने किसी होटल में ही बैठे, हम कहते पानी पीना है, हमको उठ के पानी नहीं लेना पड़ा, जो भी रहता था हमको पानी का ग्लास भी हाथ में मिलता था। और जब हाथ पानी पीने के बाद वो ग्लास पकड़ने वाले लोग भी रहते थे कि वो हम रख देते हैं साथ। मतलब छोटी सी सेवा भी करने के लिए लोग इतने तत्पर रहते थे कि बता नहीं सकते। बड़े बड़े लोग आके फटाफट पैर पड़ने को तैयार थे और अवर्णनीय है, मैं क्या बताऊँ आपको। यहाँ शहर की भीड़ में इतना सहयोग करने वाला कोई नहीं मिलेगा, वहाँ जंगल में सारा सहयोग मिल रहा था। नर्मदा जी के नाम पे तो मैं आपको बता नहीं सकता, इतना भक्ति भाव और इतना महात्मा सुनते पढ़ते थे, बचपन से ही देख रहा हूँ मैं। लेकिन जब तक खुद नहीं करो, जब तक समझ में नहीं आता। मैं तो कहता हूँ जीवन में एक बार नर्मदा परिक्रमा जरूर करनी ही चाहिए, तब आपको नर्मदा जी का जो वात्सल्य है, प्रेम है। और मतलब आप मतलब अगर जब बच्चे होते हैं तो माँ बाप आपकी जिम्मेदारी कैसे लेते हैं, उससे ज्यादा जिम्मेदारी माँ नर्मदा जी संभालती हैं आपकी। मैं नर्मदा पे एक पोथी पे नारावार, हाँ, नर्मदा पुराण से दुनिया में एकमात्र नर्मदा जी जिनके ऊपर पुराण लिखा, बाकी किसी नदी के ऊपर कोई पुराण नहीं लिखा हुआ है। वो पढ़ा आपने? पढ़ा नहीं है? नहीं, अच्छा, नहीं। अच्छा। आप शायद पढ़ेंगे तो आपको उसका बिल्कुल अलग ही आनंद अलग, आएगा। अब जान लिए तब अलग आनंद आएगा जी। एक जगह तो ऐसा भी हुआ कि ये महेश्वर की बात है, वहाँ पे 2-3 मित्र भी थे मेरे पहचान के, तो वो संयोग से उस दिन थे नहीं, तो उन्होंने अपने और 2-3 मित्रों को बोला कि आप इनसे मिलना। वो जब मिलने आए तो वो उनकी खुद की रेस्टोरेंट जैसी दुकान थी, वह बड़ी उन्हें हार फूल माला पहना, एकदम हाथ दे के रोका, वीडियो बनाया। और बिल्कुल मतलब हार और फूल लेके खड़े थे, तो मेरे को लगा पहनाएंगे वो हार मेरे को, तो न तुमने मुझे हाथ पहनाया, ना हाथ पैर में रख दिए। मुझे इतना आश्चर्य लगा, इतना मतलब पहला अनुभव था ऐसे। मैं कहा नहीं भैया तुम हाथ में तो गले में पहना। बोले नहीं मैं तो आपके पैर में ही चढ़ाऊंगा। तो ये एकदम अलग अनुभव था। तो 3 मतलब मेरे से उम्र में बड़े ही होंगे और पैर भी पड़े उनने मेरे, तो ये एकदम ही अलग अनुभव था कि मतलब इतने भी लोग भक्त, इतना मतलब भगवान की तो सेवा करते ही और भक्त की सेवा भी उतनी ही होती है, ये मैंने प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया। पुराने जमाने में तो ये चलन था ही जी, पंचक्रोशी की यात्रा करके आ रहे लोग या कुछ भी, हाँ। तो गांव के सारे लोग उन लोगों के घर पे जाते थे, उनको सबको नमस्कार करें। बिल्कुल अभी भी यहाँ तो सारी चीजें आप गाँव में तो अभी भी संस्कार, वो सारे संस्कृति वही बाकी है। नहीं, यहाँ पर भी अभी आया मैं तो इतने मेरे से बड़े बड़े उम्र वाले लोगों ने भी मेरे से इतने पैर पड़े, जिसमें आप भी शामिल हैं। आप भी मेरे पिता तुल्य हैं, लेकिन मतलब बता रहा हूँ। जी, स्वाभाविक भावना है, तो भाई ये भी यदि किसी को करना नहीं सूझे। जी जी, बस। तो बहुत ही मतलब अपने यहाँ धार्मिक यात्राओं का जो महत्व है, और माँ नर्मदा जी की परिक्रमा तो एकदम अनोखी है पूरी दुनिया में, नो डाउट। क्या आप इसका कुछ संस्मरण लिख रहे हैं इसका? अभी तक तो ऐसा विचार नहीं, लेकिन जितना मैंने महसूस किया स्पॉन्टेनियसली तुरंत ही मैंने फेसबुक पे आसान हो गया अब सारा। जी हाँ जी, आसान तो हो गया है। मतलब क्या है, अबे वर्ड्स में बोलते जाओ और ट्रांसक्रिप्ट होते जाए। जी हाँ, वो भी हो गया। स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करना पड़ती है। और मतलब माँ नर्मदा जी के तट इतना बड़ा है, एक जीवन कम है घूमने के लिए, और मतलब हर तट पे जाना, हर तट की महिमा न्यारी है। हम तो 100 किलोमीटर जब आगे जाते थे तो बीच में तो 100 तट छोड़ देते होंगे ना,
100 मंदिर छूट जाते हैं। हर जगह इतने सुंदर मंदिर, इतने आश्रम, हर जगह किसी न किसी ऋषि की, किसी न किसी देवता की तपोस्थली है। तो इतना महत्व है। बल्कि एक जगह ऐसी चर्चा हुई तो सुनने में आया, एक जन ने बताया कि जो अपने ऋण जो होते हैं, अपने हिंदू धर्म जो ऋण बताए हैं, तो उसमें से एक ऋषि ऋण भी होता है। होता ना, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋषि ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। हाँ। तो ये ऋषि ऋण होता है। बोले जो ऋषि लोग आपकी जगह जगह पर बैठे हुए हैं, उनके तपोस्थली पे जब आप जाते हैं तो नर्मदा जी के चरण धूलि आप में घूमते हैं, उनके चरण रज और माता जी के किनारे के जो चरण रज और वायु और जल का सेवन करते हैं, और जो ऋषियों की जो तपस्या कर रहे होते हैं उनके सानिध्य से आप गुजरते हैं, तो आपका जो ऋषि ऋण है उससे आप मुक्त हो जाते हैं। और आप अकेले ही नहीं मुक्त होते, आपके आजू बाजू के आगे की 13-14 पीढ़ियां, पीछे की 13-14 पीढ़ियां, और मातृपक्ष और पितृपक्ष, और दोनों तरह की पीढ़ियां भाई आपको। वेदों का ज्ञान, जी, जी, उपनिषदों का जी ज्ञान, जी, सब तो ऋषियों ने ही दिया है ना, उन्होंने दिया, तो वो ऋण तो रहेगा। बिल्कुल ऋण, तो वो ऋण से इसी यही एक माध्यम जिससे आप मुक्त हो पाते हैं। आपको कोई ऐसे जड़ी बूटी दवाइयाँ इस तरह की चीजें वाले कुछ मिले? हाँ मिले, मिला। मेरे पापा तो क्योंकि नर्मदा क्षेत्र में रहे तो खुद ही ज्ञान का भंडार थे उनके पास। था अच्छा। वो तो घर में इतनी जड़ी बूटियां बनाते थे। मुझे एक दो लोगों ने कहा अरे अमरकंटक गए तो वहाँ ये मिलता है, तो मैंने कहा मुझे पता, मैं अमरकंटक जा चुका हूँ कई बार, डिंडोरी में पदस्थ रहा हूँ मैं। अभी कुछ दिन पहले आपकी इस बात पे से मुझे याद आ रहा, मैंने सुना जरूर है, वो वहां से अमरकंटक के आसपास के कुछ नाम तो भूल रहा हूँ मैं, जी जी, इसमें अभी दुर्ग गया था एक शादी में, हाँ तो उसमें किसी ने बताया था कि वो तो मतलब वो 2-3 महीने वो इंसान खाता है, जी जी, तो उसके बाद वो 80 साल की उम्र में भी 20 साल का व्यक्ति दिखता है, दिखता है। हाँ बिल्कुल, जड़ी बूटी ऐसा कुछ सुना था मैंने। जी हाँ, हो सकता है, वहाँ तो बहुत दुर्लभ और ये चमत्कारिक चीजें हैं। बोले अपने जो अंतरी मंत्री संतरी टाइप के लोग रहते जी हैं हाँ, उनका बड़ा इंटरेस्ट रहता है। जी हाँ, जी हाँ। वाह। और वो डिंडोरी वाला जो क्षेत्र है, खासकर जहाँ से गौड़ी पेंटिंग निकली हुई है, गोरखपुर गांव में एक जगह, तो वहाँ पर तो मैं काम कर चुका हूँ, तो गौड़ी पेंटिंग भी वहाँ की बहुत फेमस है। वहाँ का कोदो कुटकी बहुत फेमस है, जो अब एकदम चलन में आ गया है। हाँ। तो अपने जो मोटे अनाज थे, जो अपने भारतीय परंपरा के मूल जो थे, मूल अनाज थे, जिनसे वाकई में आपको शुगर वुगर नहीं होती थी, ये गेहूं वगैरह तो सब विदेशी अनाज है, तो उन सब की खेती भी सारी चीजें आ गई ना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स आ गया, बिल्कुल। और पिछले साल तो मिलेट ईयर ही घोषित किया था। तो सारे मिलेट अपने पूरे नर्मदा तट पे अवेलेबल है। अपने यहाँ तो मिलेट रेस्टोरेंट देखे नहीं मैंने, लेकिन काफी जगह मिलेट रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। हाँ यहाँ भी है। अभी हरदा में हम गए थे तो एक बड़े व्यवसायी हैं, उन्होंने हमको पूरा मिलेट का ही खाना खिलाया था। और अब तो मतलब बहुत है मिलेट, और अब तो लोग में जागृति भी आई, तो शहर में भी अवेलेबल होने लगा। हर चक्की में आपको ज्वार बाजरा मक्का। ये जो आश्रम जहाँ आपने खाना खाया वो चूल्हे पे बनता था कि गैस था? कहीं पे चूल्हे थे, कहीं गैस थे, दोनों ही स्थिति थी। कहीं पे मशीनें भी लगी हुई थी, सेवादार 2-4 हैं, तो और फिर पता लगा प्रदक्षिणा करने वाले आ गए 500-1000, मतलब 50-100-200। तो और बहुत अच्छे अच्छे हैं, मतलब एकदम फेमस हैं लोग, मतलब आश्रम पता चल जाता है कि इसके बाद वो अच्छा आएगा, इसके बाद वो अच्छा आएगा। लोकल के लोग भी बता देते हैं इसके बाद वहाँ अच्छी व्यवस्था मिलेगी, वहाँ अच्छी व्यवस्था मिलेगी। तो व्यवस्था के हिसाब से कोई आश्रम बहुत उन्नत है, कुछ आश्रम में इनिशियल स्टेज की चीजें हैं, ऐसा है। तो आपका स्क्रीन टाइम तो लगभग ये बस जो थोड़ा कुछ हम बताते थे उतने जबरदस्ती करना पड़ता था, वो भी कई बार तो मतलब नेट नहीं मिल रहा था, कई बार तो बड़ा दिक्कत हो रही थी, उसको बहुत मैनेज करना पड़ा मुझे कि जो चीज़ मैंने दिन भर में रिकॉर्ड की उसको वापस उसको फेसबुक पे चढ़ा दूँ, क्योंकि बाकी जगह तो दूसरी चीज़ें व्हाट्सएप वगैरह में सब समय के साथ बुक जाएगा, फेसबुक में कम से कम सुरक्षित रहेगा। और जो लोग मिलते थे मैंने उनके साथ बहुत इंटरेक्शन भी किए हुए हैं, तो इंटरेक्शन भी मैंने इसमें किए हुए हैं, और सारा कुछ रॉ है, बगैर एडिटेड किया हुआ। कहीं पर मेरे शब्दों का चयन में भी गड़बड़ हुई होगी, कहीं फसल की पहचान में भी मेरे से चयन गड़बड़ हुई है, लेकिन बिल्कुल भरपूर संपदा है माता जी के तटों पे। अलग अलग चिड़िया है, पक्षी हैं, बहुत सुंदर, मतलब अकल्पनीय है सारा कुछ, शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जाके कि यार रुक जाते यार, वापस चलते हैं। नहीं यार, ये तो संभव ही नहीं था ना, वो तो संकल्प था। या ऐसा होता है लोगों के साथ?
हाँ, मेरे साथ में 3 लोग, हम लोगों ने 2 लोगों ने चालू की थी। एक तीसरे व्यक्ति जिनके मन में बहुत सालों से इच्छा थी मुझे करना है नर्मदा परिक्रमा। दैट डे 11th था, वो बोले ठीक है मैं भी आऊँगा कल से। तो जब हमने पहले दिन चालू की, वो दूसरे दिन तैयारी करके शाम को आ गए जहाँ हम लोग थे, तो दूसरे दिन से उन्होंने चालू की। फिर 8 9वें 10वें दिन उनको कुछ काम आ गया तो उन्होंने फिर ड्रॉप कर ली वहाँ पर। वो घर आ गए वापस भोपाल और फिर उन्होंने सोमवार से फिर से चालू कर ली। ऐसा भी किया उन्होंने। लेकिन मेरा तो संकल्प था कि मुझे तो एक बार में ही पूरी करना है। तो कभी मन में ऐसा ख्याल भी नहीं आया कि नहीं होगी या कुछ अड़चन है। मैंने बताया ना, मैं तो साइकिल में भी ऐसे पंचर, ऐसे टायर को ऐसे दबा के भी नहीं देखा कितनी हवा है कितनी नहीं। मेरा तो पूरा समर्पण था और पूरा था कि नर्मदा जी करना है पूरा। दैट्स ऑल। मैंने सोच विचार में आया, मतलब वो खप्पा था ही नहीं मेरे दिमाग में जी। कुछ पुस्तकें मिली आपको पूरी इस यात्रा में? पूरे खूब कुछ पुस्तकें पुस्तकें मिली। ली आपने? हाँ, मैंने खरीदी तो नहीं, मतलब क्योंकि फिर वजन ढोने का सवाल हाँ, हो ये बात जाता। तो सही बात। तो ये एक जगह से मिली थी, ये वासुदेव जी अपने टेम्बे महाराज जी का अरे वाह। समाधि स्थल है। इनका वहाँ रोज पर नाम जी। लेता हूँ मैं। जी जी। तो टेम्बे मैं स्वामी क्या के भी लेता 2 हूँ, जगह मुझसे पर करवा जी। लेते हैं। तो बहुत वो तो अच्छी अच्छी जगह प्रति है। दत्त ही है। जी हाँ जी हाँ। इतनी सारी दत्त स्तोत्र, दत्त भावनी, जी हाँ जी हाँ फिर जी। इनका छोटे बच्चों को लेके खास करके बहुत सारे जी स्तोत्र हैं हाँ। उनकी रक्षा बिल्कुल को बिल्कुल। लेके, क्योंकि जी 5 साल की जी उम्र हाँ। तक तो असं आपल्याच्यात काहीतरी आहे ना, 2 हाँ, वर्षापर्यंत ते हाँ। ज्योती आई त्या मुलाला खेळवत हाँ असते, हाँ हाँ। वो बच्चा सोते समय हंसता है, जी हाँ जी हाँ जी। इस सारी कुछ को अपने इसमें जी मानता जी है। जी जी जी। उसके तो बाद के उसके जीवन में जी हाँ। तो वासुदेवानंद सरस्वती टेम्पल जी हाँ जी। टेम्बे स्वामी काफी की जगह वहाँ इन्होंने पे बहुत समाधि बड़ा है। जी काम हाँ। किया हुआ है। और वाह। बहुत अच्छी अच्छी समाधियाँ, बहुत पुस्तकें हैं और सब कुछ बहुत है देखने सुनने समझने के लिए। एक जीवन कम पड़ जाएगा इतना निश्चित निश्चित निश्चित। नर्मदा जी के तट पे इतना ज्ञान भरा पड़ा है। ये बच्चों के लिए ये पिक्टोरियल पिक्चर है, उनकी पूरी वाह। स्टोरी है जी। बालाशीष स्तोत्र त्याचं नाव जी आहे। हाँ जी। वाह, बहुत अच्छा। और जितने लोग नर्मदा परिक्रमा करके आए हुए रहते हैं उन लोग भी अपना जी। बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा भावी होते हैं। एक जगह पर हमने रुके तो उनने तो मतलब पूरी खाने पीने की, चाय पानी की व्यवस्था करी। शाम को आके मैं पैर की मालिश भी करी और रस्सी बांध के वाली जो थेरेपी रहती है वो भी करी। वो क्या है, वो क्या है? वो पूरी रस्सी बांध देते हैं अंगूठे और उंगलियों से लेके तो यहाँ तक, और फिर अच्छा, थोड़ी ऐसे देर लटोड़े पूरा टाइट करके अच्छा। और फिर एक फिर पूरा खोलते हैं, फिर 60-70 कदम चलने के लिए बोलते हैं। तो मतलब उसके पहले मेरे पैर भर रहे थे, लेकिन जब से उन्होंने वो थेरेपी की एकदम रिलैक्स हो गए मेरे पैर। फिर उस दिन के बाद से मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे वाह, एक ही बार किया था? एक ही बार किया था। ओहो। और ने सबको, हम लोग 3 लोग थे, सूखी रस्सी तीनों की को गीली किया। रस्सी? ये अपनी नाड़ी जो रहती है ना अपन जो अच्छा, पैजामे में अच्छा, डालते हैं, वो वाली नाड़ी अच्छा, से। अच्छा। और उन्होंने बोला कि हालांकि नारियल की रस्सी से भी करते हैं तो और अच्छा था, लेकिन नारियल की रस्सी तो अपने को गड़ेगी। लेकिन उन्होंने इतना अच्छा किया, उसका वीडियो ही मैंने बना के डाला हुआ है फेसबुक अरे पे। वाह तो जी वाह वाह, क्या बात, बहुत ही अच्छा। क्योंकि इन जगहों पे कुछ कुछ ऐसी दुर्लभ किताबें मिलने की संभावना हो सकती है। हाँ बिल्कुल जी, जैसे कहीं जाते थे तो कोई लोग ये हाँ, मतलब हाँ। ऐसी बहुत सारी चीजें मिली अपनी रशिया। और यहाँ पर हम, हाँ, दूसरा नाम रेवा भी तो है। जी हाँ, बड़वाह में हम लोग वहाँ रुके थे श्री राम महाराज जी के आश्रम में। तो वहाँ पे अच्छा, भाई अच्छा। साहब से मुलाकात हुई। वाह। तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों से, बहुत बड़े बड़े स्वामियों से, बड़े बड़े पुजारियों से भी बातचीत हुई। और मतलब उन लोग का इतना प्रेम और इतना आनंद है, कोई जान नहीं पहचान, लेकिन इतने प्रेम से भोजन करवाते थे सब जगह कि मैं आपको क्या अच्छा, फिर वहाँ के सारे वातावरण में यहाँ सब कुछ मिल रहा है भगवान, मतलब भक्त जो है किसी को मिल भी जाए तो ये उसके पूछने का मन भी नहीं होता होगा कि मेरा ये क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या, कुछ पूछने, वो प्रापंचिक विषय अपने आप छूट जाते हों। मैंने बताया ना आपको, सिर्फ एक ही काम था, मैंने बोल दिया बगैर राग द्वेष के, बगैर लोभ मोह माया के, नर्मदे नर्मदे साइकिल चला। दूसरा कुछ न विचार था, न कुछ सोच थी, कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये भी नहीं था कि इतने बजे मुझे वहां पहुंचना है, मुझे तो पेडल मारना है। और वो भी नर्मदा जी के ऊपर छोड़ दिया, तो कितने किलोमीटर चला रही, कितने किलोमीटर नहीं चला रही, मैं पहुंचूंगा ना पहुंचूंगा, सब कुछ भी कैलकुलेशन नहीं था मेरा। तो मैंने इतने दिन में कभी गूगल का मैप नहीं निकाला साहब, कभी नहीं निकाला। वो मेरे साथी निकाल के मुझे बता देते थे यहाँ यहाँ से आना है, मैं वहां से चले जाता था। मैंने एक भी दिन गूगल का मैप डिस्टेंस के लिए नहीं ओपन किया। तो आत्मसमर्पण जो है जी जी, अनकंडीशनल, हाँ अनकंडीशनल, बिल्कुल अनकंडीशनल। तो वो बहुत बड़ी शक्ति है, महाशक्ति। तो चलिए, बहुत अच्छा सुनने का हमको सौभाग्य मिला और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और माँ नर्मदा की ऐसी ही कृपा आपके माध्यम से लोगों में प्रचारित होती रहे
हाँ, बस बाकी हमारा तो- यही था। अभी हम लोग इतने साइकिल वाले, हम लोग बिल्कुल पन्नी का फेवर नहीं करते। और मैं तो इतने साल से नर्मदा तट पे हूँ। शुरुआती दौर में एकदम हम लोग जाते थे, हर पूर्णिमा अमावस्या जल भी जलाते, दीपक भी जलाते थे, फूल भी डालते थे, पुष्प भी डालते थे। लेकिन अभी पिछले 1-2 दशकों से तो हम सिर्फ हाथ नमस्कार करते हैं, और नमस्कार करके प्रणाम करते हैं नर्मदा जी को। जब अपने को बार बार बताया जाता है कि नर्मदा जी के तो सिर्फ दर्शन से ही पुण्य लाभ है, तो ये सब करके अपन वापस से क्यों ही कचरा जमा करें। मेरा सबसे यही आग्रह निवेदन है कि आप बिल्कुल कुछ भी ऐसा लेके, अगर कुछ लेके भी जा रहे हैं, सारी चीज वापस लेकर घाट पे कुछ भी ना छोड़ें। इवन जितने लोग कहते भी हैं कि चुनरी चढ़ाना है माता जी को, तो आप चुनरी अर्पित कीजिए, थोड़ा 10 कदम जाने के बाद उसको वापस ले लीजिए। आपने चुनरी समर्पित कर दी, उसमें नर्मदा जी में किसी भी तरह का कोई भी चीज न डाले। मेरा सबसे यही निवेदन रहेगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, बस यही निवेदन है, और कुछ नहीं, मेरा कोई पॉडकास्ट है नहीं, पर मैंने इसको कहा कि आपसे ये बात रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ये अपने आप में एक जी हाँ। अमूल्य धरोहर है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, योग संयोग की बात है, अपने 3-4 जगह फोन किए, जी जी उनकी योग में नहीं है, जी हाँ जी हाँ जी किसी का भी फोन वापस नहीं आया अभी तक, जी 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 ताकि इस अपनी बातचीत में खंड ना पड़े। जी हाँ जी, बिल्कुल। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे।